फार्मिंग की और एक न्यू वीडियो में। वीडियो की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला वीडियो खत्म हुआ था। वैसे सेजुन उस ड्रैगन का इस्तेमाल करना चाहता था, इसलिए वो फैसला करता है कि वो उस ड्रैगन का इस्तेमाल करेगा और यहाँ पर उसका क्या नतीजा होता है वो एक बार देखना जरूर चाहेगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि सेजुन उसी ड्रैगन का इस्तेमाल करके सारी अनियन लीफ को काट देता है एक ही झटके में। ये देखकर सारे रैबिट काफी ज्यादा खुश होते हैं और सेजुन के लिए तालियां बजाते हैं। थियो के पूछने पर कि सेजुन को ये डेगर अच्छा लग रहा है कि नहीं, सेजुन उसे बताता है कि ये डेगर काफी अच्छा है और सेजुन को ये काफी पसंद है। लेकिन थियो सेजुन के ऊपर गुस्सा हो जाता है और कहता है कि पार्क सेजुन, थोड़ी देर पहले तुमने कहा था कि तुम मुझे थियो नहीं सेलकट थियो बुलाओगे, क्या तुम ये भूल गए? जबकि सेजुन उससे माफी मांगता है और कहता है कि इस बार से वो गलती नहीं करेगा, वो उसे सेलकट थियो ही बुलाएगा। थियो अपने हाथ आगे करते हुए कहता है कि इस बार वो सेजुन को माफ कर रहा है, लेकिन अगली बार सेजुन को केयरफुल रहना पड़ेगा वरना थियो उसे माफ नहीं करने वाला। लेकिन सेजुन जैसे ही थियो के हाथ को पकड़ता है यानी उसके पंजे को छूता है, उसे काफी ज्यादा मुलायम और सॉफ्ट लगता है, इसलिए वो थियो को और भी ज्यादा टच करने के बहाने ढूंढने लगता है और वो थियो को अपनी गोद में बैठा लेता है प्यार से और कहता है कि मैं थियो को थोड़ा और सेवा करना चाहूंगा सेलकट थियो को। लेकिन थियो को ये बात पता चल जाती है और अपने मनी मन सोचता है कि इंसान मेरे सामने घुटने टेक देते हैं जब भी बात मेरे पंजों की आती है, और वो सेजुन को बताने लगता है कि मेरे पंजे काफी सुनहरे और काफी मुलायम है, क्या ये बात सच नहीं है? तुम इसी को टच करने के लिए ऐसा कर रहे हो? बताओ बताओ, मेरा टाइम ज्यादा वेस्ट मत करो। लेकिन ये बात सेजुन के मटके में लग जाती है और वो थियो को नीचे उतार के कहता है कि चलो तुम्हारा टाइम खत्म हुआ, सेलकट थियो 1 घंटे का जो तुमने टाइम दिया था वो अब खत्म होता है, चलो अब तुम अपना काम करो। लेकिन थियो कहता है कि इतनी जल्दी कैसे खत्म हो गया, प्लीज मुझे थोड़ा सा और दो टाइम, मुझे और सेलकट थियो का ट्रीटमेंट चाहिए। लेकिन सेजुन उसे मना कर देता है कि नहीं भाई तेरा टाइम खत्म हो गया, अब तू जा अपना काम कर। इसलिए थियो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और अपने बैग से काफी ज्यादा सामान निकालने लगता है। थियो अपने पाउच से काफी ज्यादा इंसानों के यूज होने वाले सामान निकालता है, जिसे देखकर सेजुन काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। वो जल्दी जल्दी नीचे बैठ जाता है और एक डब्बा उठाता है और थोड़ा सा उसमें से कुछ निकाल कर उसे अपनी जीभ से टेस्ट करता है। उसे काफी ज्यादा सॉल्टी लग रहा था। काफी दिनों के बाद उसने एक सॉल्टी चीज टेस्ट किया था जिसे उसे काफी अच्छा लगता है। सेजुन को वहाँ पर काली मिर्च भी मिलती है जिसका टेस्ट उसे काफी तीखापन लगता है और काफी दिनों के बाद उसने ऐसे मसाले का टेस्ट लिया था। अब थियो सेजुन से कहता है कि सेजुन को ये मसाले इतने ज्यादा पसंद आ रहे थे, क्या सेजुन थियो को 2 घंटे के लिए सेलकट का ट्रीटमेंट दे सकता है? हमें देखने को मिलता है कि सेजुन काफी ज्यादा खुश था इन मसालों से और वो थियो को गोद में उठाकर घुमाने लगता है। वो कहता है कि वो थियो को 2 घंटे के लिए सेलकट का ट्रीटमेंट नहीं, पूरे 24 घंटे के लिए उसे ट्रीटमेंट मिलने वाली है, जिसे सुनकर थियो भी काफी ज्यादा हैरान और खुश लग रहा था। जिसके बाद हम नेक्स्ट सीन देखते हैं कि सेजुन कुछ अच्छा सा चीजें बना रहा था, तभी उसकी स्मेल से सारे रैबिट जग जाते हैं और वो बाहर आते हैं। सेजुन सबको बता रहा था कि वो अपनी स्किल की मदद से कुछ नया चीज बना रहा है जो कि इन लोगों को काफी ज्यादा पसंद आएगा। हम देखते हैं कि सेजुन काफी अच्छा एक डिश बना रहा था और उन सबको देता है। वैसे तो सारे रैबिट ले लेते हैं, लेकिन जब व्हाइट रैबिट उसको टेस्ट करता है तो उसे काफी तीखा लगता है। सेजुन उसे बताता है इसमें काली मिर्च भी पड़ी है इसलिए इसका तीखापन थोड़ा सा बढ़ रहा है। वैसे सेजुन तभी देखता है कि थियो अभी तक सो रहा है, इसलिए वो सेलकट थियो को जगह उठाकर उसे ब्रेकफास्ट खाने के लिए देता है। लेकिन थियो इस खाने को देख के भड़क जाता है। वो सेजुन को कहता है कि सेजुन उसके साथ मजाक कर रहा है, उसे तो बस फीस ही चाहिए, मुझे फालतू का टेस्टी वेस्टी नमकदार खाना नहीं चाहिए, मुझे अपना फीस दे दो। जिसके बाद हम देखते हैं कि सेजुन उसको फीस दे देता है और थियो उसके गोद में बैठ के खा रहा था। वैसे सेजुन सोच रहा था इस फिश को नमक के साथ खाने में कितना अच्छा लग रहा है, लेकिन थियो इसको टेस्ट नहीं करना चाहता। थियो उसे बताता है कि मुझे बस अपना फिश चाहिए, मेरा कार्लेट फिश बिना नमक के ही बहुत ज्यादा टेस्टी है। जिसके बाद हम नेक्स्ट सीन देखते हैं जहाँ पर सेजुन और बाकी के रैबिट फार्मिंग कर रहे थे। तभी सेजुन को एक स्टेटस आती है और वहाँ पर लिखा आता है कि सेजुन ने इस बार बहुत ही अच्छा चेरी टमाटो को उगाया है और इस बार अच्छे से हार्वेस्ट किया है, इसलिए उसको लेवल अप किया जाता है और उसको यहाँ पर लेवल बढ़ के 3 हो चुका था और उसको एक एक्सपी पॉइंट भी मिलता है जो कि 5% एक्स्ट्रा होता है। वैसे तो सेजुन को यहाँ पर ये भी पता चलता है कि जितना ज्यादा इस डेगर का यूज करेगा उसका पॉइंट और भी ज्यादा बढ़ता रहेगा और ये डेगर लेवल अप कर जाएगा। इसलिए अब सेजुन सोच रहा था कि वो बहुत ज्यादा कड़ी मेहनत करेगा ताकि इस डेगर का लेवल अप हो जल्दी से जल्दी। सेजुन थियो को बता रहा था कि ये जो डेगर है वो अच्छी तरीके से काम कर रहा है, लेकिन हम थियो को देख के हमें पता चलता है कि थियो को काम करने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था। वो सेजुन को बताता है कि मैं एक सेलकट थियो हूँ और देखो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर चिली टमाटर उगा रहा हूँ और काट रहा हूँ। वैसे सेजुन थियो को बताता है वो भी कितना ज्यादा चार्मिंग और हैंडसम है, लेकिन वो भी यहाँ पर काम कर रहा है ना, काम करने से कोई छोटा नहीं होता। थियो हैरानी से पूछता है क्या तुम और चार्मिंग, लेकिन कब से? सेजुन उसे चुपचाप धमकी देता है कि काम कर लो। थियो उसे बताता है कि चेयरमैन का पद सेलकट थियो से ज्यादा ऊपर है। जिसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट सीन में कि थियो रेडी हो जाता है सारे चेरी टमाटर लेने के बाद। तो सेजुन से कहता है कि थियो ने आज काफी चीजें अच्छी सीखी है, इसलिए वो अपनी लाइफ में इसका अप्लाई करेगा। लेकिन दूसरी तरफ थियो अपने मन के अंदर सोच रहा था एक बार थियो सेलकट थियो बन जाए और काफी ज्यादा ऊंचे ओहदे पर आ जाए फिर तो वो सेजुन से अपने हाथ पैर दबाएगा। उसके बाद वो सेजुन से अलविदा करके वहाँ से जाने लगता है। वैसे तभी सेजुन उसे रोक के बताता है अगर थियो स्टोर की तरफ रुके तो कुछ इंपॉर्टेंट सामान वो लेते हैं और अगर थियो को कुछ अच्छा लगे तो वो लॉटरी के दुकान से भी कुछ अच्छी चीजें ले ले उसकी मनपसंद का। वो ऐसा इसलिए बोल रहा था कि ताकि वो थियो के इस टैलेंट को किसी वजह से जाने नहीं देना चाहता था। जिसके बाद हम देखते हैं कि थियो सेजुन का बाय बोलता है और वहाँ से चला जाता है।
जिसके बाद नेक्स्ट सीन में हमें मालूम पड़ता है कि सेजुन फिर से अपने काम में लग चुका था अपने ड्रैगर का इस्तेमाल करते हुए। उसे स्टेटस की मदद से ये मालूम पड़ता है कि उसका जो मैजिकल चेरी टमाटो था उसका लाइफ टाइम बढ़ चुका है और ये 30 दिनों से बढ़कर 60 दिन तक हो चुका है और इसका एचपी पॉइंट 90 मिलता है, जिसे देखकर सेजुन काफी ज्यादा खुश लग रहा था। वैसे तो सेजुन काफी ज्यादा खुश लग रहा था और उसे ये भी मालूम पड़ता है कि उसका जो रैंक ई था वो बढ़कर डी हो चुका है और इन सब टमाटर की जो लाइफ टाइम थी वो भी बढ़ चुका था, इसलिए सेजुन यहाँ पर काफी ज्यादा खुश लग रहा था। वैसे तो सेजुन और बाकी के रेबिट काफी ज्यादा खुश लग रहे थे क्योंकि सेजुन को टावर की तरफ से डी रैंक फार्मर बना दिया गया है और ये जो टमाटर है टमाटर ये काफी ज्यादा स्वादिष्ट है पहले के मुताबिक, इसलिए सेजुन थोड़ा सा दुख महसूस करता है क्योंकि थियो कुछ ज्यादा ही जल्दी चला गया। अगर थियो भी होता यहाँ पर तो उसको भी ये टमाटर टेस्ट करने को मिलता, इसलिए वो सारे रेबिट्स को कहता है कि ये टमाटर आपस में मिलकर वो लोग खा ले और एक छोटा सा नैप ले ले। सिंसिप होता है हमें टावर मैनेजर को दिखाया जाता है। हम देखते हैं कि टावर मैनेजर अपनी पुरानी स्टैचू के पास आया था जो कि इनकी पुरानी और सबसे उनकी परदादा ब्लैक ड्रैगन की थी। इसका मॉडल एलियन फ्रितानी था और इसको काइजर फ्रितानी ने बनाया था, लेकिन टावर मैनेजर एक ही झटके में अपने पंजे से इस मूर्ति को तोड़ देता है और उस मूर्ति की जगह वो सेजुन को दिए हुए फ्रेंच फ्राइज को रखता है जो कि पॉलीथीन में लिपेटे हुए था और वो अपनी मैजिक स्पेल को इसके अंदर डाल देता है जिसकी वजह से फ्रेंच फ्राइज कभी भी खराब नहीं होगा और ये क्रिस्टल की तरह यहाँ पर रह जाएगा। जिसके बाद वो तय करता है कि वो एक बार क्रिस्टल में देखेगा कि सेजुन अभी कर क्या रहा था। उसे मालूम पड़ता है कि सेजुन तो सारी रेबिट के साथ खा पी कर आराम से सो रहा था। टावर मैनेजर उसे बताती है कि सेजुन अभी आराम से सो रहा है और आराम कर रहा है, लेकिन ये इस बात से अनजान है कि उसके आसपास एक खतरा मंडरा रही है। हम देखते हैं कि सेजुन आराम से एक नैप ले रहा था सारी रेबिट के साथ मिलकर। तभी टावर मैनेजर सेजुन के पास एक नोटिफिकेशन भेजता है कि जल्दी उठ जाओ यहाँ से। सेजुन उठता है और टावर मैनेजर से पूछ रहा था कि टावर मैनेजर उसे उठा क्यों रहा है। टावर मैनेजर उसे बताता है कि ये टाइम सोने के लिए नहीं है। तभी अचानक से सेजुन की नजर ऊपर की ओर जाती है, उसे कुछ अजीब सा ऑब्जेक्ट दिखता है जिसे देखकर वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। वो उठता है और घबराते हुए कहता है क्या ये कोई मॉन्स्टर है। हम देखते हैं कि टावर मैनेजर उस मॉन्स्टर को भगाने के लिए बार-बार नोटिफिकेशन उसके मुंह के ऊपर देता है, लेकिन इसी वजह से उस मॉन्स्टर के पैर फिसल जाते हैं। लेकिन ये देखकर सेजुन बिना कुछ सोचे उस मॉन्स्टर को बचाने के लिए आगे की ओर दौड़ने लगता है और साथ में ब्लैक रैबिट भी। हम पीछे की ओर देखते हैं कि व्हाइट रैबिट बेहोश हो चुकी थी, लेकिन हम यहाँ पर देखने को मिलता है कि वो मॉन्स्टर जो भी कुछ था सेजुन ने उसे बचा लिया था और वो अपने गोद में उसको कैच कर लेता है। सेजुन उसे कैच तो कर लेता है लेकिन उसे समझ में नहीं आता कि ये है क्या। उसे लग रहा था कि ये कोई डॉग है क्योंकि उसे डॉग वाला भाई वाला तो उससे, लेकिन सिस्टम को बताने पर उसे पता चलता है ये तो एक क्रिम्सन बियर है जो कि काफी ज्यादा क्यूट लग रहा था और वो क्यूट तरीके से सेजुन को देखे जा रहा था। हेलो गाइस, सोलर फार्मिंग के और एक न्यू चैप्टर में आपका स्वागत है। वैसे सेजुन उस छोटी से बेबी बियर को बचा तो लेता है, लेकिन वो सोच रहा था कहीं वही जायंट क्रिम्सन बियर का बेबी तो नहीं है जिसने ब्लू मून की नाइट मेरे ऊपर हमला किया था। लेकिन ये क्रिम्सन बेबी बियर तो बहुत ज्यादा छोटा है और बहुत ज्यादा क्यूट है, ये मेरे ऊपर क्या ही हमला करेगा। वैसे तभी हम देखते हैं कि सेजुन को टावर मैनेजर को और से मैसेज आता है। वो बता रहा था कि सेजुन ने उस बेबी बियर को गिरते हुए क्यों बचाया। सेजुन के सुन के थोड़ा सा झटका लगा। वो टावर मैनेजर को बताता है कि वो क्यों ना बचाए उस बेबी बियर को क्योंकि वो तो अभी बहुत छोटा है और बहुत क्यूट है। वैसे टावर मैनेजर सेजुन को बता रहा था कि सेजुन को जल्दी से उस क्रिम्सन बेबी बियर को इस केव से बाहर निकाल देना चाहिए क्योंकि उसकी मम्मी आसपास ही होगी। सेजुन को इस बेबी बियर पर काफी ज्यादा तरस आ रहा था और वो कह रहा था कि ये तो काफी ज्यादा छोटा और क्यूट है, ये हमारा क्या ही कर लेगा। अभी के लिए हम इसे खेलने देते हैं, बाकी मैं बाद में इसको देख लूंगा और जब इसकी मॉम आएगी तब वो खुद इसको उठा के लेके चली जाएगी। वैसे टावर मैनेजर सेजुन को चेतावनी दे रहा था कि जो क्रिम्सन बेबी बियर है वो बहुत ज्यादा भुक्कड़ होते हैं, वो बहुत सारा खाना खा लेंगे और तुम्हारा जितना सारा बचा खुचा और तुमने स्टोर कर रखा है वो भी खत्म कर देगा। सेजुन कहता है कितना छोटा बेबी कैसे खा सकता है, ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम चिंता मत करो। हमें देखने को मिलता है कि वो बेबी बियर ब्लैक रैबिट के साथ ज्यादा ही घुल मिल रहा था और उसे उसके साथ खेलना बहुत अच्छा लग रहा था। हम देखते हैं कि क्वीन बियर और उसके बच्चे यहाँ से उड़ के जा रहे थे, तभी बेबी बियर उनको देखता है और उनके साथ खेलने के लिए दौड़ लगाता है क्योंकि वो काफी ज्यादा मासूम रहता है, इसलिए सबके साथ खेलना चाहता है। लेकिन क्वीन बी के जो बच्चे थे वो काफी ज्यादा गुस्से थे और इसे डंक मारने के लिए तैयार थे, इसलिए वो रोते हुए सेजुन के पास भागने लगता है। हम देखते हैं कि सेजुन उनको रोकता है और कहता है कि हमारे एनिमी नहीं है, हमारे दोस्त है और वो बेबी बियर को लेके कहता है कि रो मत, तुम काफी ज्यादा क्यूट हो। वो ऐसा इसलिए कर रहे थे क्योंकि तुमने अचानक से उनके पास जाके उनको डरा दिया था। वैसे तुम उनके पास क्यों जा रहे थे, क्या तुम्हें उनकी खुशबू अट्रैक्ट कर रही थी? क्योंकि हनी बी के पास हनी है इसलिए शायद से बेबी बियर उसके पास जा रहा था। हम देखते हैं कि सेजुन हनी बी से थोड़ा सा हनी का मांग करता है, हनी बी भी खुशी खुशी दे देती है। इस हनी को पाकर बेबी बियर काफी ज्यादा खुश लग रहा था क्योंकि जो हनी होता है वो बियर को काफी ज्यादा अच्छे लगते हैं, इसलिए वो हनी को पाकर काफी ज्यादा खुश था। वैसे हमें देखने को मिलता है ये लोग आपस में काफी घुल मिल चुके थे और सेजुन उसके साथ काफी अच्छे से खेल भी रहा था। तभी टावर मैनेजर वहाँ पर अपेयर होता है और वो काफी ज्यादा गुस्से में लग रहा था। हमें देखने को मिलता है कि टावर मैनेजर गुस्से में सेजुन को एक क्विज देता है। उसमें लिखा होता है कि क्रिम्सन जायंट बियर को सेजुन को इसी वक्त इस केव से बाहर निकाल के फेंकना पड़ेगा। अगर सेजुन ने ऐसा किया तो उसे एक न्यू जॉब स्किल मिलेगी और अगर इसने ऐसा नहीं किया तो उसे सीधा डायरेक्ट डेथ पेनल्टी मिलेगी, जिसे देखकर सेजुन और बाकी सारे बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। अब सेजुन काफी डरा हुआ था। वो टावर मैनेजर से कहता है कि टावर मैनेजर ऐसा
कैसे कर सकता है? ये तो बस एक जायंट बेबी बियर है, ये कुछ नहीं कर सकता, ये हमारा क्या ही नुकसान कर सकता है। टावर मैनेजर को ऐसा नहीं करना चाहिए। टावर मैनेजर सेजन को बता रहा था कि वो ऐसा इसलिए कर रहा था कि टावर फार्मिंग के आसपास कोई भी एक मॉन्स्टर ना घूमे जिससे फार्मिंग में कोई भी इफेक्ट पड़े। सेजन को वैसे भी काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था टावर मैनेजर के ऊपर, और वो कहता है कि टावर मैनेजर का ये सब कुछ ज्यादा ही हो रहा है, टावर मैनेजर को ऐसा नहीं करना चाहिए। और जो कुछ भी हो, सेजन तो यहाँ पर टावर मैनेजर की वजह से इस केव के अंदर फंसा हुआ है। हालांकि टावर मैनेजर सेजन से माफी मांगता है क्योंकि ये बहुत बड़ी गलती थी, लेकिन अभी के लिए सेजन को टावर मैनेजर की बात माननी पड़ेगी क्योंकि ये बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकता है और ये टावर मैनेजर का ऑर्डर है। टावर मैनेजर नहीं चाहता कि किसी भी प्रकार के यहाँ पर नुकसान हो। अब ये सुनकर सारे लोग बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और सेजन और बाकी सारे लोग बहुत ज्यादा दुखी थे कि अब इस बेबी बियर को जाना पड़ेगा। इस बात के लिए सबको बहुत ज्यादा बुरा लग रहा था, लेकिन सबको देखने के बाद टावर मैनेजर को भी बुरा लगता है कि क्योंकि सबके सब दुखी थे इस बेबी बियर को लेकर। अब इन सबको देखने के बाद टावर मैनेजर भी यहाँ पर इमोशनल हो जाता है, इसलिए वो सेजन को कहता है कि सेजन को जो मर्जी लगे वो करे, टावर मैनेजर यहाँ पर कुछ नहीं बोलेगा। वैसे सेजन हैरान था और वो टावर मैनेजर को देखते हुए कहता है कि मुझे तो लगता है कि टावर मैनेजर जेलस हो रहा है क्योंकि उसे लग रहा था कि ये बेबी बियर कुछ ज्यादा ही खाना खा लेगा, लेकिन टावर मैनेजर को इतना ज्यादा जेलस नहीं होना चाहिए। देखो तो कितना ज्यादा प्यारा और क्यूट है। वैसे सेजन टावर मैनेजर को बता देता है कि अगर टाइम आएगा तब सेजन खुद ले जाकर इस बेबी बियर को बाहर छोड़ आएगा। हमें देखने को मिलता है कि वो बेबी बियर सो गया था, इसलिए सेजन अब उसकी अपने बच्चे की तरह देखभाल कर रहा था और वो कहता है कि वो इसे कल ले जाकर बाहर छोड़ देगा और अभी के लिए वो उसे अपने गद्दे पर सुला देता है। जिसके बाद हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सेजन घोड़े बेच कर सो रहा था और बाकी के लोग भी सो रहे थे। हम देखते हैं कि ब्लैक रेबिट जैसे ही बाहर आता है वो कुछ देखता है और जोर से चिल्लाने लगता है। अब रेबिट के चिल्लाने की आवाज से सेजन की नींद खुल जाती है। वो उठता है और बेबी बियर को अपने पास ना देख के थोड़ा सा चिंता करता है कि गया कहाँ पर। वैसे होता भी सारे रेबिट के पास जाता है और पूछता है कि ये लोग चिल्ला क्यों रहे हो और अचानक से ऐसा क्या हो गया जैसे ये लोग बहुत ज्यादा शोर शराबा कर रहे थे। लेकिन वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है जब वो देखता है कि सारे खाने जो स्टोर किए हुए थे यानी गाजर टमाटर वो सारे बिखरे पड़े हुए हैं। सेजन की आंखें खुली की खुली रह जाती है जब वो देखता है कि सारा जो खाना उन लोगों ने स्टोर करके रखा था वो जायंट बियर के बेबी ने सारा खत्म कर दिया है और सब खाना बर्बाद कर दिया है। सब लोग तो काफी ज्यादा परेशान थे, लेकिन ब्लैक रेबिट अपने हथौड़े से उस बेबी बियर को सर में मारने लगता है गुस्से में। हमें देखने को मिलता है कि ब्लैक रेबिट और व्हाइट रेबिट काफी ज्यादा गुस्से में थे और उस बेबी बियर को मारने के लिए उसके पीछे भाग रहे थे। जैसे ही बेबी बियर भाग के सेजन के पास आया, सेजन तो बहुत ज्यादा हैरान लग रहा था क्योंकि सेजन जब उस बेबी बियर को गोद में उठाता है तब उसे पता लगता है कि वो जो बेबी बियर था कल रेबिट के जैसा दिख रहा था, आज उनसे कुछ ज्यादा बड़ा हो गया है और एक दिन में इतना जल्दी बड़ा होना ये बहुत ज्यादा बड़ी बात है और डरावनी भी क्योंकि इसका वजन भी बढ़ गया था और इसका साइज भी काफी हद तक बढ़ गई थी। हमें जानने को मिलता है कि सेजन को इस बात पर बहुत ज्यादा रिग्रेट हो रही थी कि उसने टावर मैनेजर की बात नहीं मानी थी क्योंकि टावर मैनेजर ने उससे साफ साफ कहा था कि ये जो बियर ये काफी ज्यादा खाते हैं और केव का सारा खाना खत्म कर देगा। वैसे सेजन को काफी रिग्रेट हो रहा था कि क्यों ऐसा उसने नहीं किया। हम देखते हैं कि टावर मैनेजर सेजन के पास आता है और वो सेजन को बता रहा था कि ये जो क्रिम्सन बेबी बियर होते हैं वो काफी ज्यादा खाना खाते हैं, लगभग दिन में 100 केजी जैसा खाना वो खा लेते हैं। जब तक उनके पास खाना रहेगा तब तक वो खाते ही रहेंगे। अब ये जानकर सेजन तो काफी ज्यादा हैरान था और वो घबराया हुआ था। हमें देखने को मिलता है कि टावर मैनेजर की बात ना सुनकर सेजन बहुत ज्यादा पछता रहा था और वो टावर मैनेजर से सॉरी बोलता है इसके लिए। सेजन को वैसे लग रहा था कि टावर मैनेजर बस इस बेबी बियर से जेलस है, इसलिए वो बार-बार इस बेबी बियर को केव से बाहर निकालने की कोशिश कर रहा था। लेकिन सेजन को ये नहीं पता था कि टावर मैनेजर बस उसकी हेल्प करना चाह रहा था। टावर मैनेजर सेजन से बता रहा था कि उसे सॉरी मांगने की कोई जरूरत नहीं है, ये गलती होती रहती है, कोई बड़ी बात नहीं है। वैसे टावर मैनेजर उसे बता रहा था कि जो हो गया सो हो गया, अब बारी है इस बेबी बियर को बाहर निकालने की। अगर जल्दी से जल्दी इसको बाहर ना निकाला जाए तो प्रॉब्लम हो सकती है। सेजन उसे देखता है लेकिन कहता है कि लेकिन एक प्रॉब्लम है, इसको हम लोग बाहर कैसे निकालें। वैसे हम कुछ टाइम बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर सेजन उस बेबी बियर को अनियन लीफ के रस्सी बनाकर उसको बांध देता है कसकर। यहाँ पर हमें जानने को मिलता है कि सेजन ने अनियन लीफ की बहुत बड़ी एक रस्सी बनाई थी और ब्लैक रेबिट और व्हाइट रेबिट ऊपर जाकर उस रस्सी को अच्छे से कसकर एक पेड़ पर बांध देते हैं। जिसके बाद वो लोग ब्लैक रेबिट और हनी बी के बच्चे मिलकर उस बियर को ऊपर की तरफ खींचने लगते हैं और इन समय उन्हें बहुत ज्यादा ताकत की जरूरत पड़ रही थी क्योंकि ये बेबी बियर एक दिन में काफी ज्यादा बड़ा हो गया था। हमें देखने को मिलता है कि बेबी बियर जैसे ऊपर जा रहा था तो काफी ज्यादा घबरा रहा था और वो रोने लगता है। तभी सेजन उसके पास आता है और थोड़ा सा हनी देता है और उसे बताता है कि तुम्हें यहाँ से जाना बहुत जरूरी है क्योंकि तुम्हारी मम्मी तुम्हारी इंतजार कर रही होगी और वो उसे काफी प्यार से समझाने लगता है। जिसके बाद हम देखते हैं हमें देखने को मिलता है कि वो बेबी बियर खुशी खुशी मान जाता है और वो लोग एक दूसरे को फेयरवेल बोलते हैं। सारे लोग अलविदा बोलते हैं और बेबी बियर भी खुशी खुशी वहाँ से अलविदा बोलकर चला जाता है। उसके बाद हमें जानने को मिलता है कि टावर मैनेजर रिवॉर्ड के तौर पर सेजन को एक अच्छी सी सीड क्वालिटी देता है। जब भी सीड आएगी सेजन के लिए वो एक अच्छी क्वालिटी में प्रोवाइड होगी। जिसके बाद हम देखते हैं कि सेजन बेबी के बच्चे और सारे रेबिट को थैंक यू बोलता है और उन लोगों ने इतना मेहनत किया है उसके लिए उन लोगों को एक रिवॉर्ड भी मिलेगा। लेकिन जब सेजन सामने की तरफ देखता है तब उसे पता चलता है कि उनके पास तो खाने के लिए ज्यादा कुछ है ही नहीं। इसलिए वो सारे रेबिट से कहता है कि अभी के लिए वो लोग क्या कुछ चेरी टमाटर से काम चला सकते हैं।
जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और कुछ दिन बाद का हमें सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सारे लोग काम कर रहे होते तभी अचानक से उनकी गुफा में कोई एक बड़ी सी परछाई आती है। सेजुन देखता है कि वही बेबी बियर है और उसके साथ उसकी मॉम आ चुकी है, यानी कि उनके घर में एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर आ चुका है जिसे देखकर सारे लोग बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। अब सारे लोग काफी ज्यादा घबरा जाते हैं और सेजुन को अब लग रहा था कि अब ये लोग काम से गए, क्योंकि ये मॉन्स्टर तो काफी ज्यादा बड़ा था और इन लोगों ने अब इनको भागने का कोई रास्ता भी यहाँ से नजर नहीं आ रहा था। सेजुन को लग रहा था कि उनका काम खत्म होने वाला है और इसी के साथ एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। हेलो गाइस, सोलर फार्मिंग की और एक न्यू चैप्टर में आपका स्वागत है। वीडियो की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला वीडियो एंड हुआ था। हमें देखने को मिलता है कि बेबी बियर अपनी मॉम के साथ यहाँ पर आ चुका था, जिसे देखकर सेजुन बुरी तरीके से यहाँ डर चुका था और वो कांप रहा था। उसे लग रहा था कि जो क्रिम्सन बियर है वो उसे खा जाएगा। बाकी के रैबिट भी बहुत ज्यादा डर रहे थे, लेकिन हमारा बहादुर ब्लैक रैबिट अपने हथौड़े के साथ रेडी था उस क्रिम्सन जायंट बियर के साथ लड़ाई करने के लिए। वैसे तो सेजुन यहाँ पर सोच रहा था कि क्रिम्सन जायंट बियर को ये लग रहा होगा कि मैंने उसको बेबी बियर को बच्चे को किडनैप कर लिया है और इसी वजह से वो मुझे खा जाएगा। वो यहाँ पर मरने वाला है और कोई भी चांस नहीं दिख रहा कि वो यहाँ से बच जाए, जिसकी वजह से कांप रहा था और जायंट बियर के सामने घुटनों पर टेक कर माफी मांग रहा था कि मेरा टेस्ट बहुत ज्यादा खराब है, तुम मेरे बदले टमाटो खा सकते हो, क्योंकि मैं तो बस टमाटो खाता हूँ और टमाटो का टेस्ट उतना ज्यादा अच्छा नहीं है। जायंट बियर कंफ्यूज लग रहा था कि ये बच्चा बोलना क्या चाहता है। वैसे तो यहाँ पर सेजुन काफी ज्यादा रो रहा था, तभी यहाँ पर टावर मैनेजर का मैसेज आता है। टावर मैनेजर सेजुन को बताता है कि जो जायंट बियर है वो तुम्हें यहाँ पर नहीं खाने वाला। सेजुन टावर मैनेजर से पूछता है कि क्रिम्सन जायंट बियर जो बोल रहा है क्या टावर मैनेजर को बातें समझ में आ रही है। टावर मैनेजर कहता है कि हाँ, वो क्रिम्सन जायंट बियर की बातें समझ सकता है और जायंट बियर सेजुन से बोल रहा है कि उसे अभी हनी चाहिए। सेजुन को देखने को मिलता है कि जायंट बियर अपने मुंह खोल कर उससे हनी मांग रहा है और बदले में टावर मैनेजर से बताता है कि जायंट बियर तुम्हारी पूरी एरिया का रखवाली करेगा। वैसे तभी हमें देखने को मिलता है कि जायंट बियर अपने हाथ को सेजुन की ओर बढ़ाता है। ये देखकर सारे रैबिट काफी ज्यादा खुश थे और सेजुन यहाँ पर खुश लग रहा था क्योंकि अब उसे बाहर जाने का मौका मिलेगा। हम देखते हैं कि सेजुन क्रिम्सन जायंट बियर के पंजे के ऊपर बैठ जाता है और जायंट बियर सेजुन को लेकर ऊपर की तरफ आने लगता है। सेजुन दूर से अपनी सारी खेती को देख रहा था, उसे पता लगता है कि कितना ज्यादा खूबसूरत है और आज इतने दिनों के बाद सेजुन पहली बार बाहर जा रहा है। वो अंदर से बहुत ज्यादा खुश लग रहा था, तभी उसके आंखों में एक जोरदार रोशनी चमकती है। सेजुन जब उस केव से बाहर निकलता है तब वो उस टावर के अंदर कितनी बड़ी विशालकाय जगह को देखकर हैरान था। उसे अभी तक यकीन नहीं हो रहा था कि ये जगह इस टावर के अंदर है। तभी उसे दूर में एक रोशनी दिखाई देती है। उसे पूछने पर टावर मैनेजर बताता है कि वो एक रास्ता है, उसी रास्ते को यूज करके जो हंटर होते हैं वो टावर के बाहर की तरफ जा सकते हैं और फ्लोर के अंदर तक जा सकते हैं। वैसे सेजुन सोच रहा था कि अगर इस रास्ते को यूज करेगा तो एक बार में वो टावर के बाहर जा सकता है और ये सोचकर वो बहुत ज्यादा खुश लग रहा था। लेकिन सोचने वाली बात ये थी कि वो वहाँ पर जाएगा कैसे। तभी हम देखते हैं कि जायंट बियर का छोटा सा जो बेबी है वो सेजुन को बुला रहा था। वैसे अब सेजुन सोच रहा था उस रास्ते तक जाने के लिए सेजुन को जंगल होकर कर जाना पड़ेगा, तो क्या सेजुन पैदल वहाँ तक पहुँच सकता है। वैसे तभी वो जायंट बियर से पूछता है कि जायंट बियर सेजुन को उस रास्ते तक पहुँचा सकता है। तभी टावर मैनेजर का नोटिफिकेशन आता है, वो बताता है कि यहाँ पर जो जायंट बियर है वो मना कर रहा है क्योंकि वो उसे वहाँ तक नहीं पहुँचा सकता। सेजुन पूछता है लेकिन क्यों। टावर मैनेजर सेजुन को बताता है कि जायंट बियर जो है वो सेजुन को बताना चाह रहा है कि वो इलाका जायंट बियर का नहीं है, वहाँ पर 3000 से ज्यादा भी मॉन्स्टर रहते हैं। अगर सेजुन को उन सबको हरा दिया तो सेजुन वहाँ तक इजीली पहुँच सकता है। जायंट बियर सेजुन को अपनी उंगलियों से इशारा करके कुछ बता रहा था। यहाँ पर टावर मैनेजर ट्रांसलेटर करता है सेजुन को और बताता है कि जो जायंट बियर है वो सेजुन को बताना चाह रहा है कि जायंट बियर टावर के आसपास और कुछ ही दूर के इलाकों में रहता है। अगर इससे दूर सेजुन जाना चाहेगा तो वहाँ पर बहुत सारे मॉन्स्टर है और उन मॉन्स्टर से सेजुन को बचाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि ब्लैक रैबिट और बाकी के रैबिट भी ऊपर की तरफ आ जाते हैं। ब्लैक रैबिट सेजुन का बैग भी लेकर आया था। सेजुन को देख के काफी ज्यादा खुश था और ब्लैक रैबिट को थैंक यू बोलता है। हम देखते हैं कि ब्लैक रैबिट को लेकर बेबी बियर बहुत ज्यादा खुश था और उसे अपनी गोदी में उठा लेता है। तभी हम देखते हैं कि जायंट बियर सेजुन से कुछ कहना चाहता है और वो अपनी सांसों को जोर से छोड़ता है सेजुन की ओर। सेजुन का भी समझ में आ जाता है। सेजुन कहता है हाँ मुझे पता है कि तुम्हें हनी चाहिए, जस्ट रुको। हमें देखने को मिलता है सेजुन अपने बैग से हनी का पोता निकालता है और दूसरी तरफ हम देखते हैं बेबी बियर ब्लैक रैबिट को लिख कर करके उसका पूरा मुंह भिगो दिया था। जिसके बाद सेजुन बेबी बियर को हनी देता है और वो जायंट बियर को भी पूछते हैं कि उसे भी थोड़ा सा हनी चाहिए। जायंट बियर नाम में मुंडे हिलाता है और टावर मैनेजर वहाँ पर ट्रांसलेटर करता है। वो सेजुन को बताता है कि जायंट बियर कहना चाहता है कि जितना हनी है तुम दे सकते हो वो उस बेबी बियर को दे दो, क्योंकि यहाँ पर खाने के लिए ज्यादा कुछ है नहीं और इसी ना खाने की वजह से जो बेबी बियर का बच्चा है जो जायंट बियर का बच्चा है वो जल्दी से उसका विकास नहीं हो रहा, इसी वजह से वो जल्दी जल्दी नहीं बढ़ पा रहा। लेकिन जायंट बियर तुम्हें शुक्रिया अदा करना चाहता है कि तुम्हारी वजह से उसकी वजन एक दिन में बहुत ज्यादा ग्रो हो गया है और वो काफी ज्यादा बड़ा हो गया है। सेजुन को याद आता है क्या उस बेबी बियर ने
उसका सारा स्टोरेज का सामान खा लिया था, एक दिन में पूरा खत्म कर दिया था। हमें देखने को मिलता है कि जायंट बियर जैसे ही हनी बी को देखता है, हनी बी जल्दी से जाकर सेजुन के पीछे छुप जाती है। टावर मैनेजर बताता है कि वो उसे हनी बी को शुक्रिया अदा करना चाहता है क्योंकि हनी बी के हनी ने उसे काफी ज्यादा मदद किया है। सेजुन हनी बी को बताता है कि तुम्हारी हनी ने उसको काफी ज्यादा हेल्प किया है, इसलिए वो तुम्हें थैंक यू बोल रहा है। वैसे तभी सेजुन उसे रेड जायंट बियर से पूछता है कि आज उसने क्या कुछ खाया है, क्योंकि टावर मैनेजर के मुंह से सेजुन ने सुना है कि जो रेड बियर होते हैं वो काफी ज्यादा खाते हैं। तभी टावर मैनेजर की ओर से उसका नोटिफिकेशन आता है, वो उसे बताता है कि जो जायंट बियर है उसने 3 दिन से कुछ नहीं खाया इस गुफा को ढूंढने के चक्कर में। ये सुनकर सेजुन काफी ज्यादा हैरान था, वो सोच रहा था कि 3 दिन से भूखा है और अपने बेबी को ढूंढने के लिए इसने कुछ नहीं खाया, लेकिन उसके रहते हुए ऐसा कुछ नहीं होने वाला, इसलिए वो ब्लैक रैबिट से कहता है कि चलो जल्दी से तैयारी करो, क्योंकि सिर्फ सेजुन के रहते हुए कोई भी यहाँ पर भूखा नहीं रह सकता। जिसके बाद वो अपना तवा और अपना डैगर लेके रेडी हो जाता है। दूसरी तरफ ब्लैक रैबिट अपनी हथौड़ी की मदद से काफी सारी मछलियों को पकड़ लेता है और व्हाइट रैबिट गाजर को काटना स्टार्ट कर देता है। थोड़ी देर बाद ही हमें देखने को मिलता है कि सेजुन ने काफी अच्छा और लजीजदार खाना तैयार कर दिया था। इसको देखकर बेबी बियर और उसके मॉम के मुंह में पानी आ जाता है। सेजुन जायंट बियर को बताता है कि उसने काफी ज्यादा इंग्रेडिएंट्स इसमें मिक्स किया है, जिसको खाकर बेबी बियर भी जल्दी से बढ़ जाएगा और मॉम बियर को भी काफी ज्यादा अच्छा लगा खाने के बाद, और उसके भी न्यूट्रिशन पर ध्यान दिया है उसने। हमें यहाँ पर देखने को मिलता है कि जायंट बियर सेजुन के जेस्चर से इतना ज्यादा खुश था कि वो सेजुन को अपने हाथों से और दूसरे हाथों से रैबिट को उठा लेता है और गले लगा लेता है, क्योंकि वो काफी ज्यादा खुश लग रहा था। सेजुन और बाकी के रैबिट काफी ज्यादा डर गए थे, उन्हें लग रहा था कि अब तो काम से गए, लेकिन बाद में उन्हें पता चल जाता है कि ये जायंट बियर का बस प्यार दिखाने का एक तरीका था। दूसरी तरफ हम टावर मैनेजर को देखते हैं जो कि दूर से इन लोगों के ऊपर नजर रखे था और वो सेजुन को बताता है कि जायंट बियर बस सेजुन को थैंक यू बोलना चाहता था। जायंट बियर सेजुन को इतने जोर से पकड़ा था कस कर कि सेजुन कहता है कि मुझे जल्दी छोड़ो, मुझे सांस नहीं आ रही है। दूर से टावर मैनेजर देख के हंस रहा था और काफी ज्यादा खुश भी लग रहा था। और अब यहाँ पर बात आती है टावर मैनेजर की, और हमें यहाँ पर टावर मैनेजर की कुछ बातें यहाँ पर पता चलती है और कुछ राज की बातें यहाँ पर खुलती है। जैसे कि हमें पहले से पता था कि टावर मैनेजर सेजुन के ऊपर पहले से नजर रखे था, लेकिन जब से रेड जायंट बियर इस टावर के आसपास आया है और सेजुन के गुफा के आसपास घूम रहा है, तब से टावर मैनेजर बहुत ज्यादा चौकन्ना था और वो सेजुन के ऊपर हर बार नजर रखे था। वो पहले से अवेयर था कि जो जायंट बियर का जो बेबी है वो खो गया है और जायंट बियर उसे ढूंढते हुए आएगा और बेबी बियर को ढूंढने के चक्कर में वो सेजुन के ऊपर कहीं हमला न कर दे। लेकिन उसे ये बात पता नहीं था कि क्रिम्सन जायंट बियर ह्यूमन का प्रति इतना ज्यादा आकर्षित होगा और सेजुन के साथ वो दोस्ती का हाथ बढ़ा लेगा। वैसे हमें टावर मैनेजर बताता है कि कुछ दिन पहले की बात है जब बेबी बियर खो चुका था, उसने उस जायंट बियर से बातचीत किया और उसने बताया कि जायंट बियर की जो बात है वो टावर मैनेजर सेजुन तक पहुंचा देगा। लेकिन उसे ये बात पता नहीं थी कि जायंट बियर इतना ज्यादा हम्बल होगा और उतना ज्यादा फ्रेंडली होगा सेजुन के साथ। और यहाँ पर टावर मैनेजर काफी ज्यादा खुश हो रहा था क्योंकि अब उसे पता था कि अब सेजुन को रखवाली करने के लिए बॉडीगार्ड के तौर पर जायंट बियर आ गया है और अब सेजुन ज्यादा खेती पर ध्यान देगा और जितना ज्यादा वो चेरी टमाटो गाजर उगाएगा उतना ज्यादा खाने के लिए सामान होगा और उतना ही खाना अब टावर मैनेजर को मिलने वाला है। क्योंकि जबकि सेजुन अब केव से बाहर आ चुका है, इसलिए वो खेती के लिए काफी ज्यादा जमीनों का यूज करेगा और उसका खेती लंबा चौड़ा बड़ा हो जाएगा और इस वजह से उसकी जो फार्मिंग है वो काफी ज्यादा बड़ी हो जाएगी, जिसके बदौलत टावर मैनेजर को काफी ज्यादा खाना मिलेगा और अब सेजुन को रक्षा करने के लिए उसके पास अब एक जायंट बॉडीगार्ड भी है और ये जायंट बॉडीगार्ड दूसरे मॉन्स्टर से सेजुन को रक्षा करेगा और इसलिए अब सेजुन को ज्यादा सोचना नहीं पड़ेगा कि कौन सा मॉन्स्टर उसके ऊपर हमला करने वाला है। इसलिए टावर मैनेजर इतना ज्यादा खुश लग रहा था क्योंकि उसने ना चाहते हुए अभी एक तीर से 2 निशाने लगाई थी और वो निशाना जाके सही जगह पर लगा, इसलिए टावर मैनेजर काफी ज्यादा खुश लग रहा था और वो हंस रहा था। अब वो खुद को एक जीनियस समझ रहा था क्योंकि पूरे ड्रैगन फैमिली में वही एक है एलिन 14 मतलब उसका नाम है और वो अपने आप को एक जीनियस समझ रहा है। दूसरी तरफ मर्चेंट सिटी को दिखाया जाता है जहाँ पर हमें उसी फॉक्स को देखते हैं जो कि कॉफ रहती है जिसका नाम जेथर था और वो अपने हाथों में थियो की जन्म कुंडली लेके बैठी थी। उसे नहीं लग रहा था कि जो थियो है एक अच्छा इंसान है, यानी कि अच्छा एक बिल्ला है। उसे थियो पर भी शक था क्योंकि थियो एक मर्चेंट होने के बाद इतनी जल्दी इतनी आसानी से उसने अपना रैंक थियो का रैंक भी बहुत ज्यादा जल्दी बढ़ रहा था, इसलिए उसे काफी ज्यादा शक होता है कि थियो भी कहीं एक स्कैमर तो नहीं है। क्योंकि सेलकट होने के नाते हमें पता है कि थियो बहुत ही जल्दी टोमेटो सेल कर रहा है और उसका जो सेलकट नंबर है वो काफी ज्यादा आगे बढ़ता जा रहा है, लेकिन इसको पता नहीं है, इसलिए इसे लग रहा था कि इसका जो नंबर है सेल वाला वो इतना जल्दी बढ़ क्यों रहा है। तभी हमें देखने को मिलता है कि जेथर के पास यहाँ पर उनका एक कॉप आता है और वो कहता है कि सर जेथर, हमें पता चलता है कि पास ही के एक मार्केट में उस बड़े जमींदार के गोदाम में से बहुत सारे सामान चोरी हो गए और हमें पता चला है कि वो ब्लैक मार्केट में बेचे जा रहे सामानों को और उसे रिपोर्ट दिखाते हुए कहता है कि हमें ये रिपोर्ट डायरेक्टर के पास देना पड़ेगा और इसका जवाब भी। जिसके बाद हम देखते हैं कि जेथर एक नीले कलर का चादर लेके वहाँ से निकल पड़ती है अपने मिशन में और थियो को बस शक जताते हुए कहती है कि मर्चेंट कैट थियो, मैं तुम्हें छोड़ने नहीं वाली, अगर तुम स्कैमर हुए तो फिर तुम मेरे हाथों से बिल्कुल नहीं बचने वाले, मैं तुम्हें किसी भी हालत में और किसी भी कीमत में जरूर पकड़ लूंगी।
और इसी के साथ यहाँ पर चैप्टर 25 खत्म होता है। आप लोग मुझे कमेंट में बताते नहीं हो कि आपको छोटा सा वीडियो चाहिए या लॉन्ग वीडियो चाहिए। अगर आपको लॉन्ग वीडियो चाहिए तो मैं कल से जरूर डालूंगी, और अगर नहीं तो मैं 10 मिनट का ही वीडियो डालूंगी, क्योंकि मुझे कुछ पता नहीं चला कि आपको लॉन्ग वीडियो चाहिए या फिर शॉर्ट वीडियो चाहिए। कमेंट कर दिया करो कि आपको कितने मिनट का वीडियो चाहिए, ताकि मुझे पता चले, तभी तो मैं वीडियो बनाऊंगी और मुझे मोटिवेशन भी मिलेगा। तो प्लीज कमेंट कर देना। तब तक के लिए बाय बाय। हेलो गाइस, तो सोलर फार्मिंग के और एक न्यू चैप्टर में आपका स्वागत है। वीडियो शुरू वहीं से होती है जहां से पिछला वीडियो एंड होता है। हमें पता चलता है कि सेजन और जायंट बेयर में दोस्ती हो जाती है, और जायंट बेयर रोजाना सेजन को ऊपर उठाने के लिए आता है और अपने काम पे भी जाता है। आज से 3 दिन पहले ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन अब जायंट बेयर और सेजन में दोस्ती हो जाती है। सेजन जायंट बेयर को कुछ खाने के लिए भी देता है, क्योंकि जायंट बेयर सेजन को रक्षा करने के लिए जंगलों को ओर जाता है जहां से मॉन्स्टर आते हैं, ताकि जायंट बेयर सेजन और बाकियों की हेल्प कर सके। और जायंट बेयर अपने बेबी को भी सेजन के पास छोड़ के जाता है, ताकि सेजन के साथ और बाकी के रेबिट्स के साथ भी उसका बेबी खेले और यहाँ पर एंजॉय भी कर सके। अब हमें जानने को मिलता है कि सेजन और बाकी के रेबिट जब केव से बाहर आ चुके हैं, तब उनको फार्मिंग करने के लिए बहुत सारी जगह मिल चुकी है। लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम था, क्योंकि यहाँ पर जो मिट्टी था वो बिल्कुल भी उपजाऊ नहीं था, और यहाँ पर फार्मिंग करना बिल्कुल आसान नहीं होने वाला। इसलिए सेजन और बाकी के रेबिट बहुत ज्यादा हैरान थे और वो बहुत ज्यादा परेशान लग रहे थे, क्योंकि ये जगह बहुत ज्यादा बड़ी तो है, लेकिन इसमें उपजाऊ मिट्टी बिल्कुल भी नहीं है। इसमें छोटे छोटे कंकड़ भी है, और इसमें जो फार्मिंग के लिए थोड़ा सा गीलापन चाहिए वो बिल्कुल भी नहीं है। तभी सेजन और बाकी के रेबिट देखते हैं जो जायंट बेयर का बेबी है वो उस मिट्टी में खेल रहा होता है, जिससे मिट्टी बहुत ज्यादा खुद रही होती है, यानी कि वो हल की तरह काम कर रहा होता है और सारी मिट्टी को खुदाई कर रहा था। इससे सेजन और बाकी के रेबिट बहुत ज्यादा खुश थे और उसे और ज्यादा उत्साह कर रहे थे, ताकि वो और ज्यादा खेले और जमीन उपजाऊ बने। जिसको हमें पता चलता है कि सेजन उसे खाने के लिए भी देता है। उसने इतना बड़ा काम जो कर दिया है, क्योंकि अब सारे जमीन से कंकड़ उठ चुके होंगे और अब जमीन खेती करने के लिए बिल्कुल तैयार है। अब सेजन बेबी बेयर को देखता है और सोच रहा होता है कि कितना जल्दी जल्दी बढ़ रहा है। जब ये केव में था तब बहुत ज्यादा छोटा लग रहा था, अब तो मेरे बराबर हो गया है। जिसके बाद हमें जानने को मिलता है कि सेजन अब पोटैटो को लगाने के लिए बिल्कुल तैयार था, और जैसे पोटैटो लगाता है टावर मैनेजर से उसे मैसेज आता है। सेजन जैसे ही पोटैटो को लगाता है उसे टावर मैनेजर की ओर से मैसेज आता है। उन्हें उसे बताता है कि उसका एक्सपी पॉइंट बढ़ चुका है और उसका लेवल 3 का सोइंग प्रोसेस बढ़ चुका है। इससे सेजन काफी ज्यादा खुश था। वैसे तो अभी के लिए सेजन पोटैटो को ही लगाता है, लेकिन बाद में वो चेरी टमाटर को भी लगाने की कोशिश करेगा जब तक मिट्टी उपजाऊ न हो जाए। लेकिन जब सेजन पीछे मुड़ कर देखता है तो उसे जानने को मिलता है कि सेजन ने अभी तक जितने भी पोटैटो को मिट्टी में दबाया था, बेबी बेयर सबको निकाल कर उसे खा जाता है। सेजन उसे बताता है कि वो जो कर रहा है उसे बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो खजाने की तलाश बिल्कुल नहीं करे। वहाँ पर वो खेती करने के लिए आए हैं, और बेबी बेयर ने सारे पोटैटो को निकाल कर मिट्टी से खा लिया था। अब ये सेजन की मेहनत और ज्यादा बढ़ गई थी और उसे अब फिर से दोबारा ये काम करना पड़ेगा। वैसे तो बेबी बेयर बहुत ज्यादा दुखी था इस बात को लेकर कि उसे ये बात पता नहीं थी, और यहाँ पर जो व्हाइट रैबिट था वो बेबी बेयर को डांट लगा रहा था कि उसे इस तरह से नहीं करना चाहिए। अब सेजन को पता था कि इस तरीके से काम तो होने नहीं वाला, इसलिए वो सोचता है कि अब उसे बेबी बेयर को भी फार्मिंग के बारे में सिखाना पड़ेगा, ताकि उसका नुकसान ना और उसका हेल्प भी हो जाए। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें 38 फ्लोर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर टियो इस बार 1800 टमाटर लेके आया था और टमाटर को 3 हिस्सों में करके 300 करके बेचेगा। जबकि इस बार हमें देखने को मिलता है कि टियो का टमाटर इस बार थोड़ा कम ही बिका था, लेकिन बिक तो गया था। टियो इससे नाखुश था, क्योंकि अगले बार इस बार इसे बहुत कम गोल्ड मिला था। जिसके बाद यहाँ पर टीम लीडर डोंगसिक आता है और वो टियो से पूछता है क्या जिस कॉन्ट्रैक्ट उन लोगों ने साइन किया था क्या टियो ने वो देख लिया था। टियो वैसे डोंगसिक को देख के बहुत ज्यादा खुश था। हमें यहाँ पर जानने को मिलता है कि टीम लीडर डोंगसिक पार्क सेजन के घर में जो गए थे और उनके फैमिली के बारे में जितनी जानकारी थी और जितना कुछ था पैसे वगैरह वो सब उन्होंने दे दिया था। इसलिए वो टियो से कहते हैं कि पार्क सेजन को बता देना कि वो अपनी फैमिली के बारे में ज्यादा चिंता ना करे। टियो सुन के काफी खुश था, लेकिन वो पूछता है कि टीम लीडर डोंगसिक इस बार चेरी टमाटर को खरीदने के लिए बोली क्यों नहीं लगाए। डोंगसिक अपने जेब से कुछ निकालते हुए कहते हैं क्योंकि उसे इस बार चेरी टमाटर नहीं चाहिए, चेरी टमाटर के बदले इस बार उन्हें कुछ और चाहिए। यहाँ पर टियो हैरानी से पूछता है लेकिन क्या चाहिए। हमें देखने को मिलता है कि डोंगसिक मोबाइल निकाल के टियो से कहते हैं कि उन्हें पिक्चर चाहिए कैट के साथ, क्योंकि उनकी डॉटर को कैट बहुत ज्यादा पसंद है। जिसके बाद हमें देखने को मिलता है कि टियो डोंगसिक के साथ अपना पिक्चर क्लिक कर चुका था, और यहाँ पर अपनी परंपरा की ओर से टियो इस बार डोंगसिक से भी कुछ रिवॉर्ड की मांग करता है, जिसे डोंगसिक भी मान जाता है और उसे रेड पेपर पाउडर देता है, जो कि साउथ कोरिया में लोग खाते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि टियो उसे ऐसे ही अपने हाथों से उठा के खाने लगता है, जिसे डोंगसिक उसे मना करने ही वाला था, लेकिन तब तक टियो उसे खा चुका था। और इस बदौलत टियो को बहुत ज्यादा तकलीफ होती है, उसकी जबान जल जाती है क्योंकि ये बहुत ज्यादा तीखा होता है। जिसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है। नेक्स्ट सीन हम देखते हैं कि एक हिरन एक बंडल को ठीक कर रही थी और वो बताती है कि कंप्लीट अपग्रेड हो चुका है। हमें पता चलता है कि ये बंडल और किसी का नहीं है, टियो का था, और टियो अभी भी अपने टंग को लेकर बहुत ज्यादा परेशान था क्योंकि उसे बहुत ज्यादा तीखा लगा था। वैसे टियो यहाँ पर बहुत ज्यादा खुश था क्योंकि उसका बंडल अपग्रेड हो चुका है और वो और भी ज्यादा चेरी टमाटर को कैरी कर सकता है इस बंडल के ऊपर। अब वो सेजन की दी हुई हर चीज को आराम से इसमें कैरी कर सकता है, जिससे वो काफी खुश लग रहा था। और वो एक किरपी से स्माइल देता है क्योंकि इस बंडल में वो 1000 से भी ज्यादा टमाटर को और कॉइन को कैरी कर सकता है, और वो एक टाइम
बन जाएगा। मिडिल क्लास मर्चेंट ही नहीं बल्कि वो तो सोच रहा था कि वो धीरे धीरे करके चेयरमैन का ओहदा भी हासिल कर लेगा, जिसके बाद वो सेजुन के ऊपर भी चला जाएगा और इतना बड़ा चेयरमैन होने के बाद सेजुन उसके सामने अपने आप घुटनों टेक देगा। ये सोचकर हंस रहा था, लेकिन जिसके बाद अभी उसे एक स्टोर पर जाना था क्योंकि उसे सेजुन का काम ही पूरा करना था अभी। लेकिन तभी जाते हुए उसे एक शॉप दिखता है जहाँ पर एक फॉक्स कुछ मीठी चीजें बेच रही होती है। अभी उसके टंग में बहुत ज्यादा दर्द था, इसलिए वो सोचता है कि वो इसे बाय करेगा और उसे खाएगा। वो उस फॉक्स के पास जाता है और एक बाय करता है। फॉक्स बोलता है कि वो उसे एक टावर कॉइन में एक दे सकता है, लेकिन तियो उसे कहता है कि उसे डिस्काउंट चाहिए, जिसे सुनकर तो फॉक्स हैरानी हो जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि तियो सक्सेसफुली उस मच्छी को बाय कर लेता है डिस्काउंट के साथ। अब तियो यहाँ से जा ही रहा था, तभी हमें देखने को मिलता है कि एक नीली कलर की हुडी के साथ वहाँ पर एक लड़की मिस्टर तियो को हेलो करती है। तियो देखकर उसे हैरान हो जाता है और उससे पूछता है, अरे तुम तो वही हो उस दिन जिसका स्कैम होने वाला था, लेकिन मैंने स्कैम होते होते तुम्हें बचा लिया था। वो फॉक्स भी खुश हो जाती है और कहती है कि अच्छा चलो तुम्हें मैं याद तो हूँ। अब हमें पता चलता है कि ये तो जेथर थी। उसे इस बात को सुनकर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है तियो पर कि उसने उसे बचाया था। वो अपने मन में सोच रही थी कि तुमने मुझे बचाया नहीं था, बल्कि तुमने मेरा पूरा मिशन बर्बाद कर दिया था। अब वो तियो से बताती है कि लेकिन मैंने तो अपना परिचय दिया ही नहीं, मेरा नाम जेथर है। तियो से पूछता है कि बात क्या है। जेथर उसे बताती है कि अगली बार जब तुमने मुझे बचाया था तो मैंने रिवॉर्ड के तौर पर तुम्हें कोई भी भुगतान नहीं किया था। इस बार मैं चाहती हूँ कि मैं तुम्हें रिवॉर्ड के तौर पर कुछ दूँ, क्योंकि तुमने मेरी लाइफ सेव किया था। वैसे तो तियो वहाँ से जाने लगता है और कहता है कि मैं बहुत ज्यादा बिजी हूँ और मुझे कोई भी रिवॉर्ड नहीं चाहिए, थैंक यू तुम ही रख लो। अब यहाँ पर जेथर को लग रहा था कि तियो तो हाथ से छूट रहा है, इसलिए वो दौड़ के जाकर तियो के सामने आती है और कहती है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते। मेरा मतलब है कि मैं तुम्हें इस तरह से नहीं जाने दूंगी, चलो एक कप चाय पी लेते हैं। वैसे तियो बताता है कि मुझे गर्म चीजें बिल्कुल पसंद नहीं है, इसलिए मैं कुछ नहीं पी सकता गर्म वाली। लेकिन अब जेथर उसका पीछा बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाली थी। वो कहती है कि आसपास में एक रेस्टोरेंट है जहाँ पर बहुत ही अच्छा डिजर्ट मिलता है, क्यों ना हम दोनों साथ जाएं, क्योंकि कुछ साल पहले मैं और मेरा फ्रेंड वहाँ पर गए थे, जिसके बाद हमें वहाँ का डिजर्ट बहुत ज्यादा पसंद आया था। तो मैं चाहती हूँ कि मैं और तुम वहाँ पर जाएं और कुछ डिजर्ट टेस्ट करें। तियो उसे बताता है कि उसे मीठा बिल्कुल पसंद नहीं है, वो मीठा भी नहीं खाता और ना ही कुछ तीखा चीजें खाता है, वो बस मच्छी खाता है। अब ये सुनकर जेथर को तो बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और उसे गालियां देते हुए कहती है कि इस बदतमीज को क्या चाहिए, ये क्या खाना चाहता है और ये चाहता क्या है भाई। अब उसका कोई भी पाला भारी नहीं पड़ा होता, इसलिए अब वो नाटक करके तियो के सामने घुटने टेक देती है और कहती है कि तियो सर प्लीज मेरी बात सुन लीजिए। अब तियो तो इसका नाटक देख के घबरा ही जाता है। वो कहता है कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो। अब जेथर अपना नाटक शुरू करती है। वो कहती है कि मुझे अभी ज्यादा दिन नहीं हुआ कि मैं एक वंडरिंग मर्चेंट बनी हूँ, अभी मैं अपनी मर्चेंट की लाइफ की शुरुआत कर रही हूँ, लेकिन मेरी स्किल में भी बहुत ज्यादा कमी है, मैं अभी इसमें पक्का नहीं हो चुकी हूँ। और मैं ये जान के बहुत ज्यादा हैरान थी उस दिन कि आपने अपनी स्किल से इतना ज्यादा मुझे प्रभावित किया, क्योंकि आपने एक बार में उस गॉब्लिन को देख लिया कि वो मुझसे स्कैम कर रहा है और आपने तुरंत ही मुझे उससे बचा लिया बिना कोई झिझक के और बिना कुछ सेल्फिश रिवॉर्ड के। और दुख भरे आंसू बहा के कहने लगती है कि इसलिए सर मैं तियो सर आपको रिस्पेक्ट करती हूँ और मैं आपसे मर्चेंट स्किल सीखना चाहती हूँ, प्लीज मुझे अपने मर्चेंट का चेला बना लीजिए। अब जेथर के मुंह से तियो ग्रेट वंडरिंग मर्चेंट का नाम सुन के वो तो सीधा चने के झाड़ पर चढ़ जाता है और वो कहता है कि ठीक है, जब तुम इतना रो ही रही हो तो तुमको मैं थोड़ा बहुत इसके बारे में सिखाई दूंगा। अब जेथर कहती है कि अच्छा आप सच में ऐसा करोगे, और वो उसे थैंक यू बोलने लगती है, लेकिन अंदर ही अंदर वो कहती है कि ये वाला ट्रिक मेरा कभी भी बेकार नहीं जाता, हमेशा ये काम में आ ही जाता है। अब तियो उसे बताता है कि वो जल्दी से वहाँ से उठ जाए, क्योंकि बहुत ज्यादा शर्मिंदगी की बात है, क्योंकि आसपास के लोग सब लोग उसे देख रहे थे, इसलिए जल्दी से उठ जाती है। वैसे जेथर तियो से पूछती है कि वो उसे जा कहाँ रहा था। तियो उसे बताता है कि वो कुछ खरीदना चाहता है और उसे कुछ जरूरत का सामान खरीदना है, इसलिए वो स्मिथी एली की ओर जा रहा था। जिसके बाद हमें देखने को मिलता है कि तियो और जेथर वहाँ तक पहुँच गए थे। जेथर उसे कहती है कि वो यहाँ पर एग्जैक्टली क्या बाई करना चाहता है। हमें यहाँ पर देखने को मिलता है कि जेथर और तियो पहुँच चुके होते हैं उस स्मिथी एली की ओर, जहाँ पर सेल लगा होता है 50%। तियो उस दरवाजे की कुंडी बजाकर ओनर का होने या ना होने का कुछ जांच पड़ताल कर रहा था। अब अंदर की ओर से कोई भी जवाब नहीं आ रहा था, इसलिए दोनों अंदर घुस जाते हैं। अब ये दोनों जब जैसे अंदर जाते हैं, जेथर यहाँ पर देखती है कि यहाँ पर तो बहुत सारी चीजें यहाँ पर पड़ी हुई थी जो कि कोई भी किसी काम का नहीं था। जेथर यहाँ पर देखती है कि सारी चीजें यहाँ पर कबाड़ की जैसी लग रही थी। क्या ये कबाड़ खरीदने के लिए यहाँ पर आया है? और इस कबाड़ की जगह में वो मुझे कौन सी स्किल सिखाने जा रहा है मर्चेंट का। जबकि हमें देखने को मिलता है कि तियो शॉपकीपर के पास जाता है और उससे पूछता है कि बाहर सेल का पोस्टर लगा हुआ है और हर एक चीज का कीमत 20 टावर कॉइन है, क्या ये बात सच है? अब जेथर यहाँ पर खुश होते हुए कहती है कि मुझे तो लग रहा है तुम ऐसी चीजें बाय करने जा रहे हो जिसे हमें बाद में बेचकर हमें मुनाफा हो सके। तियो यहाँ पर कहता है कि तुम्हें बात बाद में पता चल जाएगी, अभी आगे आगे देखो होता क्या है। जिसके बाद हम देखते हैं कि ये दोनों पूरा मार्केट घूमते हैं, जहाँ पर जेथर को एक डेगर बहुत ज्यादा प्रेटी लगता है और वो तियो को बताती है कि आसपास इस स्मिथी में बहुत सारी चीजें हैं जो कि वो हाई क्लास के हैं और उन्हें खरीदना चाहिए। तियो उसे घमंडी में बताता है कि मैं ऐसा वैसा छोटा मोटा चीजें नहीं खरीदता, आगे चलो।
इसके बाद हमें पता चलता है कि थियो और जेतर एक शॉपकीपर के पास रुके हुए थे। थियो से पूछता है कि यहाँ पर चीजों का कॉस्ट नहीं लिखा हुआ था, यहाँ पर कौन सी चीज कितनी कीमत की होगी। वो शॉपकीपर उन्हें बताता है कि ये सारे कबाड़ है और यहाँ पर किसी का भी कोई भी कीमत नहीं है। इसका ओल्ड एज से पता चलता है कि कौन सी चीजें कितने में होंगी। जो तुम्हें चाहिए तुम उठा लो। आइटम को देखकर अगर हमें अच्छा लगेगा तो हम इसे अच्छी कीमत में बेचेंगे, नहीं तो हम इसे अपने हिसाब से बेचेंगे। जिसे सुनकर थियो बहुत गुस्सा हो जाता है और कहता है कि मास्टर प्लीज मुझे छोटा सा डिस्काउंट दे दो। जो सुनकर जो जेथर होती है वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और कहती है क्या यही मर्चेंट स्किल है। बेचारे के तो तोते उड़ चुके होते हैं और वो समझ नहीं पाती कि यहाँ पर थियो ने अभी किया क्या। अब जेथर ये देख के हैरान थी कि थियो फिर से डिस्काउंट मांग रहा है, क्योंकि वो तो पहले से ही डिस्काउंट के एरिया में था। अब डिस्काउंट के एरिया में जाकर फिर से डिस्काउंट मांग रहा है। इसे ये बात हजम नहीं हो रही थी और दुकानदार थियो को फिर से डिस्काउंट दे देता है। पहले तो 50% का डिस्काउंट था, लेकिन दुकानदार उसे फिर से 18 कॉइन का डिस्काउंट और दे देता है, जिसे देखकर जो जेथर थी उसका मुंह तो खुला ही रह जाता है। जिसके बाद हमें देखने को मिलता है कि थियो और ज्यादा डिस्काउंट मांगता है। वो शॉपकीपर उसे 15 टावर कॉइन का डिस्काउंट और दे देता है। अब थियो शॉपकीपर से बहसबाजी करने लगता है कि मैं यहाँ पर हमेशा का कस्टमर हूँ, मैं रोज आता हूँ, तो मुझे थोड़ा सा और टावर कॉइन का डिस्काउंट चाहिए, मुझे 13 टावर कॉइन का डिस्काउंट चाहिए, प्लीज मुझे दे दो। जिसके बाद हमें जानने को मिलता है कि जो शॉपकीपर था वो हंसता है और थियो को इस जेस्चर से बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। वो कहता है ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था, इसलिए मैं तुम्हें 13 टावर कॉइन से ज्यादा डिस्काउंट और नहीं दे सकता। जिसे देखकर तो ज्यादा हैरानी थी और थियो बहुत ज्यादा खुश लग रहा था। थियो कहता है कि देखो इसी तरह से डिस्काउंट लिया जाता है, क्या तुमने देखा मैंने अभी भी क्या क्या। अब वो मुझे तो पहले से हक्का बक्का थी, उसे कुछ समझ में नहीं आता। वो थियो कहती है कि थियो सर आपने तो कमाल ही कर दिया। अब वो हंसना तो नहीं चाहती, लेकिन जानबूझकर हंसना पड़ रहा था। वैसे वो थियो से पूछती है कि थियो यहाँ पर डिस्काउंट की ओर से और क्या यहाँ पर खरीदना चाहेगा, क्योंकि यहाँ पर तो ज्यादातर कबाड़ ही भरे पड़े हैं। थियो उसे कहता है कि बस देखो मैं क्या खरीदना चाहूंगा। जिसका बाद हमें पता चलता है कि थियो कुछ देर ढूंढने के बाद एक टोपी खरीदता है। अब वो बेचारी तो पहले से हैरान थी और इस टोपी को देखकर और ज्यादा हैरान हो जाती है। वो कहती है क्या तुम ये खरीदना चाहोगे इतना सारा डिस्काउंट में। थियो कहता है कि हाँ ये खरीदना चाहूंगा, इसमें बुराई क्या है। जेतर को मानना ये था क्योंकि थियो 50% डिस्काउंट के ओर में घुसा था और उसने 13 टावर कॉइन का डिस्काउंट लिया था। जिसके बाद उसे एक टोपी पसंद आया था जो कि भूसे से बना था। उसका मानना था कि ये तो कोई हथियार भी नहीं है जिसको खरीदना बिल्कुल बेकार है और 100% गारंटी के साथ वो कह सकती है कि ये कोई भी काम नहीं आएगा। तभी शॉपकीपर जेतर को डांटते हुए कहता है कि क्या तुम्हें कोई प्रॉब्लम है, इस शॉप की चीजों क्या तुम्हें पसंद नहीं आ रही है। तभी जेतर उसको मना करती है और कहती है कि उसका कोई इंटेंशन नहीं था। थियो उसे डांट लगाता है और कहता है कि तुम फालतू में इतना कुछ बोल रही हो। तभी वो माफी मांगती है। वैसे तो वो सोच रही थी कि वो माफी क्यों मांग रही है जबकि उसकी कोई गलती भी नहीं थी। हमें यहाँ पर जाने को मिलता है कि थियो ने उस टोपी को बाय कर लिया क्योंकि सेजू ने उसे कहा था कि वो कुछ भी खरीद सकता है जो उसे पसंद हो। जिसके बाद हम देखते हैं कि थियो और जेतर वहाँ से बाहर निकल जाते हैं। अब थियो जेतर को कहता है कि अब वहाँ से जा रहा है और उसके पास जो भी था मर्चेंट होने का टेक्निक उसने सारे जेतर को सिखा दिया था। पहले तो जेतर को कुछ भी समझ में नहीं आता कि थियो यहाँ पर बोल क्या रहा है। हमें देखने को मिलता है कि थियो जेतर के कंधे के ऊपर हाथ रख के कहता है कि देखो मेरे पास मर्चेंट का जितना सारा टेक्निक था मैंने सारा तुम्हारे ऊपर ट्रांसफर कर दिया और अब मुझे लगता है कि तुम एक अच्छा मर्चेंट बन सकती हो। वैसे तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ लेकिन मुझे पता है कि तुम बहुत अच्छा एक मर्चेंट बनोगे। अब जेतर तो वैसे भी हैरान थी, उसे यहाँ पर कुछ भी समझ में नहीं आता। जिसके बाद हमें पता चलता है कि थियो वहाँ से अपना टोपी उठाकर चल पड़ता है। अब जेतर चाहकर भी यहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकती क्योंकि उसे अगर फॉलो करेगी तो थियो को यहाँ पर पता चल जाएगा। इसलिए वो कहती है कि अब मुझे पीछे हटना ही होगा क्योंकि अगर मैं उसका पीछा करूंगी तो ये अननेचुरल होगा और इसको बारे में मुझे पता चल जाएगा। लेकिन तभी उसका दिमाग सनकता है और उसका नजर थियो को उस टोपी को पर जाता है क्योंकि कुछ देर पहले जब वो ऑफिस में थी तब उस टोपी के बारे में पढ़ी थी क्योंकि उसे लग रहा था कि ये कोई खास चीज है जो कि बहुत ज्यादा महंगी है और वो बहुत ज्यादा रेयर है। लेकिन उसे लग रहा था फिर कि नहीं वो शायद कोई सपना होगा या फिर ये वाला नहीं होगा जो वो सोच रही थी, इसलिए इस बार वो जाने देती है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें देखने को मिलता है कि सेजुन गुफा में गाजर के फूलों से गाजर का बीज निकाल रहा था और इस बार उसने समझदारी का काम किया है क्योंकि गाजर के फूलों से आधा बीज खेत में लगाएगा और आधा ऊपर ग्राउंड में लगाएगा क्योंकि उसके स्टोर किए हुए जो गाजर थे वो बालू के बच्चे ने आधे से ज्यादा खा लिए थे, इसलिए वो गाजर के उस पौधे को नहीं उगा सकता। और अब की बार जब उसके पास फूल है यानी कि गाजर के बीज है तो इस बार वो गाजर के बीज से ही इस बार को गाजर को उगाएगा। और अब की बार रेबिट लोग भी बहुत ज्यादा काम कर रहे थे इसलिए वो थक गए थे, इसलिए अब ऐसा सोच रहा था। वैसे तभी वो देखता है कि व्हाइट रेबिट और ब्लैक रेबिट फिश को उठा के लेके जा रहे थे। उसे लग रहा था कि अब ये खाने का टाइम हो गया है, इसलिए वो दोनों के पास जाता है और स्टेकल रेबिट से कहता है क्या तुम ब्लैक रेबिट के साथ मिलकर एक साथ मछली को साफ कर सकते हो, क्योंकि इस बार उसे पता है कि जो रेबिट मदर है वो आजकल कुछ ज्यादा कुछ खाना खा नहीं रही है, इसलिए वो सोचता है कि वो मदर के लिए वो एक फिश सूप बनाएगा, इसलिए उसे चेरी टमाटर चाहिए जो कि ताज़ा होनी चाहिए। जिसके बाद हम देखते हैं कि सेजुन जैसे ही चेरी टमाटर को तोड़ता है वहाँ से एक न्यू स्किल उठ के आती है
विंडो से बताता है कि उसे एक न्यू स्किल मिली है हार्वेस्ट करने पर और उसे लेवल 4 भी मिलता है। अब लेवल 4 हो जाने पर सेजन थोड़ा सा हैरान होता है क्योंकि उसे एक न्यू अपग्रेडेड स्किल मिला है जो कि वो ऐड कर सकता है। अब जब सेजन को न्यू इफेक्टिव हार्वेस्ट स्किल मिला है और जिसका लेवल 4 भी है, उसे पता चलता है कि वो कच्चे और पके हुए फलों को आसानी से स्टोर कर सकता है जिससे उसे कोई नुकसान भी नहीं होने वाला। वैसे सेजुन इस स्टेटस को देख के काफी ज्यादा खुश था क्योंकि वो एक लेवल ऊपर की ओर जा सकता है। जब वो एक लेवल ऊपर जाएगा और वो चेरी टमाटर को तोड़ेगा तो चेरी टमाटर और भी ज्यादा स्वादिष्ट होंगे। और अब जब इफेक्टिव स्किल सेजुन को मिल चुका है और वो इस स्किल को ऐड कर सकता है लेवल 4 तक, तो वो सोच रहा था कि वो कौन सा लेवल स्किल को अपग्रेड करे। तभी दूर से व्हाइट रैबिट उसकी आवाज लगाता है। उसे पता चलता है कि अभी टाइम नहीं है डिस्ट्रैक्ट होने का, अभी काम है खाना बनाने का क्योंकि सारे लोग बहुत ज्यादा भूखे हैं। हम देखते हैं कि वो जाके रैबिट मदर के लिए सूप बनाता है और उसे दे देता है। ये फिश सूप था। वैसे सूप सेजुन ने रैबिट मदर के लिए बनाया था क्योंकि वो बहुत थक गई थी। इस सूप में बहुत सारी चीजें डला हुआ था जैसे कैरेट, फिश, ग्रीन अनियन और थोड़ा सा धनिया का पत्ता भी। वैसे सेजुन इन सबको इसलिए अच्छे से खाना बना कर दे रहा था क्योंकि जो रैबिट मदर थी वो प्रेग्नेंट थी और उसे लग रहा था कि प्रेग्नेंट होने के बाद अगर उसे भूख नहीं फिर भी उसे खाना खाना चाहिए ताकि उसका हेल्थ बना रहे। और वो रैबिट डैड से कहता है कि वो रैबिट मदर का ख्याल रखे क्योंकि वो जेहेतु प्रेग्नेंट है इसलिए उसे अच्छे से ख्याल रखना चाहिए। हमें पता चलता है रैबिट डैड इस बात से खुश थे और वो रैबिट मदर का अच्छे से ख्याल रख रहे थे। सेजुन वैसे ब्लैक रैबिट से बताता है कि तुम्हारे सिबलिंग बहुत ही जल्द आने वाले हैं तो इस बात का ध्यान रखना। ब्लैक रैबिट भी इस बात से खुश था। तभी हम देखते हैं कि सेजुन को जो जायंट बियर का बेबी है वो बुला रहा था। सेजुन तैयार हो जाता है और वो कहता है कि तुम लोग जल्दी से खाना खाकर ऊपर आ जाओ। जिसके बाद हमें देखने को मिलता है कि सेजुन कार्ल रैबिट और स्टेगल रैबिट को गुफा को सारी जिम्मेदारी छोड़ के जाता है इन दोनों के ऊपर और कहता है कि वो मदर के ऊपर भी ज्यादा ध्यान रखे। जिसके बाद हमें पता चलता है कि सेजुन ने अनियन लीफ का एक रोप बनाया था और एक बैग भी बनाया था जिसके अंदर उसने कुछ सामान भी भरा था। इसके बाद हम देखते हैं कि उस बैग को उसने कस के बांध लिया था और ऊपर वो जायंट बियर के बेबी से बोलता है कि अब वो इस रोप को ऊपर की तरफ खींच सकता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि बेबी बियर अपना दम लगा उस रोप को ऊपर की तरफ खींचने लगता है एक पत्थर से अटका के, जिससे सेजुन धीरे धीरे ऊपर की ओर जा रहा था। वैसे हमें यहाँ पर जानने को मिलता है कि कुछ दिन पहले की बात है जब सेजुन जायंट बियर की मॉम से हेल्प मांग रहा था। जायंट बियर की मॉम एक बड़े से पत्थर को आके यहाँ पर ला दी थी और ये पत्थर अब अनियन लीफ की रस्सी के लिए एक रोप की तरह और एक कैलकुलेटर की तरह काम करता है। वैसे तो इनका दिन शुरू होता है जब सेजुन केव से बहुत सारा खाना लेके आता है और जायंट बियर और बेबी बियर को खाना देता है। लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए सेजुन को सारी चीजें बहुत ज्यादा अच्छी लग रही थी। उसे बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा था कि जायंट बियर भी उनके साथ है। वैसे हमें यहाँ पर जानने को मिलता है कि सेजुन ने बस थोड़ा सा हेल्प मांगा था जायंट बियर से कि उसे एक पत्थर चाहिए क्योंकि रोप को लटका के वो फ्लोटर की तरह ऊपर आ सके। तभी ये पता चलता है कि जायंट बियर एक बहुत बड़ा सा पत्थर ला के वहाँ पर रख दिया था। वैसे तो सेजुन सोच रहा था कि ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि वो 99 फ्लोर पर है और उस सबके साथ आराम से बातचीत करके सारा मामला सुलझा रहा है। और सबसे बड़ी बात तो है कि वो बहुत ही आराम से वो ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर जा सकता है जो कि बाकी काबिल तारीफ है। जिसके बाद हम देखने को मिलता है कि सेजुन जायंट बियर के बच्चे को बहुत ही आराम से सहलाता है और उसे कहता है कि तुमने बहुत ज्यादा अच्छा काम किया है, तुम धीरे धीरे काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनते जा रहे हो। क्योंकि अगले दिन उसने थोड़ा सा धीरे धीरे से उसे ऊपर उठाया था लेकिन जैसे जैसे दिन बढ़ता जा रहा है बेबी बियर का बच्चा बड़ा होता जा रहा है और उसकी ताकत भी बड़ी होती जा रही है इसलिए उस सेजुन को आसानी से ऊपर उसने खींच लिया था। अब हमें पता चलता है कि जो बेबी बियर का बच्चा था वो सेजुन कितना जल्दी इसलिए खींच रहा था क्योंकि उसे खाना खाना था। हमें पता चलता है कि सेजुन इस बार रोस्टेड पोटैटो लेकर आया है उस बेबी बियर के लिए क्योंकि वो हर बार ही कुछ अलग से खाता है और टावर मैनेजर को भी इस बात से कोई भी शिकायत नहीं है क्योंकि टावर मैनेजर को भी सेजुन ने कुछ रोस्ट पोटैटो दे दिया था। जिसको हमें पता चलता है कि रोस्ट पोटैटो देखकर बेबी बियर के मुंह में बहुत ज्यादा पानी आ जाता है और उस ले को जल्दी जल्दी से खाने लगता है। हमें देखने को मिलता है खाते खाते अचानक से बेबी बियर के दिमाग में कुछ ख्याल आता है और वो एक रोस्टेड पोटैटो लेकर वहाँ से भागने लगता है। अब जायंट बियर को इस तरह से भागते हुए देख के सेजुन और ब्लैक रैबिट को कुछ भी समझ में नहीं आता। वो लोग देखते हैं कि जायंट बियर मिट्टी में कुछ दबा रहा था। सेजुन और ब्लैक रैबिट उसे पूछते हैं कि वो क्या कर रहा है। वैसे हम देखते हैं कि बेबी बियर बहुत ज्यादा खुश लग रहा था। अब सेजुन और ब्लैक रैबिट को समझ में नहीं आता और सेजुन उससे पूछता है कि अब तुम मुझे ये मत बताना कि तुमने रोस्ट पोटैटो को ग्राउंड में मिट्टी के नीचे दबा दिया है ताकि ये रोस्ट पोटैटो थोड़ा सा बड़ा हो और इसमें से और ज्यादा रोस्टेड पोटैटो निकले। ये सुनकर बेबी बियर एक अच्छी सी और गहरी सी सांस लेकर छोड़ता है। वो अपने आप पर प्राउड फील कर रहा था। तभी हम देखते हैं कि सेजुन ब्लैक रैबिट और व्हाइट रैबिट बहुत जोर जोर से पेट पकड़कर हंसने लगते हैं। अब सेजुन हंसते हंसते उसे बताता है कि ये ऐसे काम नहीं करता, जो चीज रोस्ट हो जाती है वो उसे मिट्टी में दबाने या फिर उगाने से वो नहीं उगती। वैसे सेजुन उसके लिए और ज्यादा रोस्टेड पोटैटो लेके आएगा ताकि वो खा सकेगा। लेकिन ये रोस्ट पोटैटो जिस
पोटैटो उसने दबाया है वो अब ग्रो नहीं करेगा। वैसे उनका जान बिहार का मुंह उतर जाता है, वो हैरानी बढ़ जाता है। वैसे सेजुन बहुत दिनों के बाद हंस रहा था और उसे अच्छा फील हो रहा था, लेकिन जब सेजुन की नजर ग्राउंड में जाती है तब तो और भी ज्यादा हैरान हो जाता है। उन्हें देखने को मिलता है कि जितने सारे फिश थे जो कि रोस्ट किए हुए थे, जायंट बियर ने सबको मिट्टी में दबा दिया था। उसे लग रहा था कि इन फिश को भी अगर वो दबा देगा तो उसमें से और ज्यादा फिश बाहर आएंगे। ये बहुत ज्यादा क्यूट था, लेकिन इनका फूड अभी बहुत ज्यादा वेस्ट हो गया था। सेजुन बताता है कि अब मुझे लग रहा है कि अब जायंट बियर के बच्चे को क्लास देना ही पड़ेगा कि कैसे प्लांट उगाए जाते हैं और कैसे कौन सी चीजें काम करता है। और सारे रेबिट का मुंह तो खुले ही रह जाते हैं क्योंकि उनका फेवरेट जो फिश था वो मिट्टी में दबा हुआ था। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हमें देखने को मिलता है हनीबी के छत्ते की ओर। हम देखते हैं कि हनीबी अपने छत्ते में बैठी थी मायूस बनकर और उसके पेट से कुछ बड़ा सा निकला हुआ था। वैसे तो हमें मालूम नहीं पड़ता कि वो सफेद टाइप का चीज क्या है और यहाँ पर क्वीन हनीबी यहाँ पर सैड क्यों थी। तो गाइस वीडियो के बीच में आपके थोड़ी सी कीमती टाइम लेना चाहूंगी। दरअसल बात ये है कि बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे कि अभी तक वीडियो क्यों नहीं आया। वीडियो इसलिए नहीं आ रहा था क्योंकि हमारे खानदान में कोई गुजर गया था, इसलिए वीडियो बनाने का माहौल नहीं था और ऊपर से टाइम भी नहीं मिल रहा था। आई होप मेरी प्यारी ऑडियंस ये बात समझ गई होगी और आज के बाद से डेली 1 घंटे का वीडियो आएगा और डेली आएगा। तो जिस किसी ने भी सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज सब्सक्राइब कर देना ताकि मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन और थोड़ा सा सपोर्ट मिले। जिसके बाद नेक्स्ट सीन में हमें देखने को मिलता है जायंट बियर और ब्लैक रैबिट आपस में एक दूसरे के साथ फाइट कर रहे थे। हमें यहाँ पर जानने को मिलता है कि ब्लैक रैबिट और जायंट बियर आपस में प्रैक्टिस कर रहे थे और एक दूसरे के साथ खेल रहे थे। दूसरी तरफ सेजुन उनको देखकर खुश तो था और यहाँ पर व्हाइट रैबिट सेजुन को पीने के लिए कुछ देता भी है। तभी सेजुन देखता है कि केव से कुछ हनी भी बाहर आती है। वो देखता है कुछ पॉइजन भी बाहर की तरफ आ रही थी। वैसे उसे समझ में नहीं आता कि पॉइजन भी बाहर की तरफ क्यों आ रही। तभी उसकी नजर हनी बी की हो जाती है। वो देखता है कि हनी बी बाहर आ चुकी है। वो हनी बी से पूछता है कि हनी बी के अंडे नहीं दे रही, वो बाहर क्यों आई है। हमें देखने को मिलता है कि क्वीन हनी बी अपने साथ कुछ लेके आई थी और वो सेजुन को दे देती है। वैसे तो सेजुन को कुछ समझ में नहीं आता कि क्वीन हनी बी ने उसे दिया क्या। इसके बाद क्वीन हनी बी वहां से चली जाती है। सेजुन को पहले तो कुछ समझ में नहीं आता, लेकिन उसे खोलता है। उसे पता नहीं था कि इसमें क्या था, लेकिन जब वो खोलता है उसे पता चलता है ये तो ककून है। वैसे तो ककून गलती से बना था क्योंकि क्वीन हनीबी ने गलती से रॉयल जेली को खा लिया था, जिसके बाद इस ककून को बाहर निकालना पड़ा क्योंकि उसे डाइजेस्ट नहीं कर पाई थी। और इस ककून में से कैटरपिलर भी निकलेगा जो कि बाद में जाके सेजुन के काम आएगा। सेजुन ने देख के बहुत ज्यादा हैरान था कि ये पॉइजन क्वीन बी का ककून है। वैसे उसे याद आता है कि क्वीन हनीबी कभी क्वीन बने ज्यादा दिन नहीं हुए और अभी उसकी पावर भी बहुत ज्यादा कमजोर है, इसलिए वो ज्यादा स्ट्रांग नहीं बने, इसलिए ककून आई थिंक बन गया होगा। सेजुन यहाँ पर थोड़ा सा सैड होता है क्योंकि क्वीन हनीबी ने सेजुन के ऊपर बिलीव करके अपना ककून दिया है। सेजुन वैसे दुआ कर रहा था कि क्वीन पॉइजन बी को उसका एक अच्छा सा चाइल्ड हो, लेकिन अब उसे समझ में आ गया उसे क्या करना है। इसलिए वो ककून को कहता है कि तुम थोड़ा ज्यादा मेहनत करो ताकि तुम एक अच्छा पॉइजन क्वीन ककून बन सको। ककून का बहुत अच्छा खासा ज्ञान देता है कि तुम एक अच्छा ककून या फिर पॉइजन क्वीन भी बनोगी। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं थियो को जो कि गाना गाते गाते आ रहा था केव की तरफ। वैसे तो बेचारा ये सोच रहा था कि वहाँ पर जाने के बाद सेजुन अपने घुटने टेक देगा और जिसके बाद वो सीईओ बन जाएगा उस केव का। लेकिन तभी उसकी नजर जाती है रेड जायंट बियर की ओर और देख के वो बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है। वो बहुत ज्यादा डर जाता है और चिल्लाते हैं। उससे रेड जायंट बियर से पूछता है कि तुम कौन हो और केव के आसपास तुम कर क्या रहे हो। लेकिन जब थियो देखता है कि रेड जायंट बियर के मुंह में सेजुन का बैग है तब उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। उसे समझ में कुछ भी नहीं आता। वो उस रेड जायंट से पूछने लगता है कि तो सेजुन का बैग है, लेकिन ये केव के बाहर क्या कर रहा है। उसे लग रहा था कि जायंट बियर ने सेजुन को पूरा खा लिया होगा। अब उसकी बात है, अब उसी को समझ में आती है और वो बेचारा घुटनों को बल गिर रोने लगता है। वो कहता है कि मेरा थॉट कभी भी गलत नहीं हो सकता, जो मैं सोचता हूँ वही हो जाता है, लेकिन ऐसा क्यों, ऐसा नहीं होना चाहिए था। वैसे उसने ऐसा कभी नहीं सोचा था कि 38 फ्लोर पर भी ऐसा कुछ हो सकता है। वो नील डाउन हो जाता है और रोते हुए कहता है कि मुझे 38 फ्लोर के आने के बाद मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कुछ तो अशुभ होने वाला है, लेकिन मुझे नहीं पता था कि ऐसा भी कुछ होने वाला है। मुझे सेल का थियो के लिए तो कुछ थोड़ा सा टाइम तो चाहिए था, लेकिन जब भी मुझे महसूस हो रहा था कि ऐसा कुछ होने वाला है मुझे जल्दी से दौड़ के यहाँ पर आ जाना चाहिए था। मेरा सेल का थियो वाला ट्रीटमेंट भी चला जाएगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि थियो बहुत ज्यादा गुस्से में होता है और एक जायंट बियर के ऊपर वो हमला कर देता है। अब जैसे थियो जायंट बियर के ऊपर हमला करने वाला था वैसे ही सेजुन यहाँ पर आ जाते हैं और थियो को हाई बोलता है और सेजुन को देखने मात्र थियो दौड़ के जाकर सेजुन के मुंह के ऊपर चिपक जाता है और उसको इधर उधर देखने लगता है और उससे पूछता है क्या इन लोगों ने तुम्हें कहीं और से खाना स्टार्ट किया था, किस और से तुम्हें खाया इन लोगों ने, क्या तुम ठीक हो। सेजुन को कुछ भी समझ में नहीं आता। वो कहता है कि तुम्हें हो क्या गया है, तुम कर क्या रहे हो। उसके पैरों के पास पहुंच जाता है। वो कहता है तुम्हारे पैर कहाँ पर है। वो जाकर नीचे देखता है कि सेजुन तो लटका हुआ है। सेजुन कहता है मैं गिर जाऊंगा, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। वैसे उसके जहन में काफी सारे सवाल चल रहे थे। उसे सेजुन से एक एक करके पूछे जा रहा था। सेजुन कहता है कि पहले मेरा मुंह छोड़ो और एक एक करके सवाल पूछो, मैं एक साथ इतने सवाल का जवाब कैसे दूंगा। इसके बाद कुछ देर का बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सेजुन ने थियो को सारी बातें बता दिया था और बताया भी था कि देखो अभी जायंट बियर हमारा दोस्त भी बन चुका है और इनके बीच में हमारी एक एग्रीमेंट हुई है। इसकी मॉम हमारी रखवाली करेगी और बदले में हम उसको हनी और कुछ खाने को भी देंगे। वैसे तो केव के आसपास ही रहेगी और हमारी रखवाली करेगी, लेकिन ये जायंट बियर हमारे साथ ही रहेगा।
हम देखते हैं वह सुनकर थियो की जान में जान आती है। उसे लग रहा था कि जायंट बियर इसे खा जाएगा। वैसे सेजन सोचते हुए थियो को बताता है कि ये बेबी बियर का नाम उसे क्रिम्सन जायंट बियर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा, इसका कुछ अलग नाम होना चाहिए। इसलिए वो थियो से पूछता है, क्या थियो इस बेबी बियर का नाम पूछ सकता है इससे कि इसका नाम क्या है। थियो उसे बताता है कि बियर जो कावे है उसका नाम बियर कावे होगा, इसका कोई मैटर नहीं करता कि उसका क्या नाम होना चाहिए, एक जायंट बियर एक जायंट बियर ही होता है। इसलिए सेजन अब तय करता है कि वो अपने से भी कुछ नाम इस जायंट बियर को दे देगा जो उसके अच्छे से माइंड में आ रहा है। अब जायंट बियर भी अपना नाम सुनने के लिए बड़ा उत्सुक था। सेजन सोच रहा था कि उसका नाम क्या रखे। अब वैसे तो सब लोगों को लग रहा था कि सेजन उसका बहुत ही अच्छा और खतरनाक सा नाम रखेगा। सेजन भी कहता है कि हाँ मैं बिल्कुल उसका खतरनाक सा नाम रखूंगा, इसलिए उसका माइंड में एक अच्छा सा नाम आता है और वो नाम सुनकर सारे लोग हक्के बक्के रह जाते हैं। क्यों? क्योंकि सेजन ने उसका नाम कैंग रखा था। अब ये नाम सुनकर तो बेचारा जायंट बियर भी अब कुछ नहीं कहता, क्योंकि सेजन को लग रहा था कि जायंट बियर हमेशा कैंग कैंग कर रहा था, इसलिए उसका नाम कैंग रहेगा। तभी थियो वहां पर अपना नाम घुसाता है और कहता है कि ह्यूमन को नाम रखने का कोई भी तरीका नहीं आता। लेकिन हमें देखने को मिलता है कि सेजन को इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता और ना ही कैंग को पड़ता है। कैंग को अपना नाम बहुत ज्यादा पसंद आता है, नाम से वो बहुत ज्यादा खुश था। इसके बाद ये दोनों आपस में खेलने लगते हैं और जो सेजन ने सोचा था वही हुआ। कैंग को अपना नाम बहुत ज्यादा पसंद आता है। ये देख के सारे रैबिट और थियो बहुत ज्यादा हैरान होते हैं कि इसका नाम कैंग है और फिर भी इसको पसंद आ रहा है। लेकिन हमें देखने को मिलता है कि थियो की बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आती और वो बहुत ज्यादा चिढ़ रहा था। इसलिए वो सेजन को कहता है कि बहुत हो गया तुम्हारा, अब मेरी चीजें देखो जो मैं लेके आया हूँ। वैसे थियो अपना बैकपैक दिखाता है और सेजन से कहता है कि सेजन ने जितना सारा काम थियो को दिया था थियो ने सारा कंप्लीट कर दिया है और जो चीज उसने सॉल्व आउट करने का कहा था उसने वो काम भी कर दिया है। इसलिए अब सेजन को थियो को बहुत ज्यादा टाइम तक सेल कर थियो वाला ट्रीटमेंट देना ही पड़ेगा। इसलिए अब सेजन उसको तय करता है वो 38 घंटे तक थियो को सेल कर थियो वाला ट्रीटमेंट देगा। इसलिए वो अपनी गोद में उसे बैठा लेता है। बिकॉज़ थियो ने बहुत अच्छा काम किया, इसलिए सेजन अब थियो को सेल कर थियो वाला ट्रीटमेंट देने ही वाला था और जैसे उसको चूरू देने जाता है यहाँ पर जायंट बियर अपना मुंह घुसा देता है और चूरू खा लेता है। वैसे तो थियो की बात बिल्कुल ही पसंद नहीं आती कि थियो का चूरू वो कैंग खा चुका था, इसलिए वो बहुत ज्यादा गुस्सा होता है, उसे मारने के लिए बहुत ज्यादा उतावला हो जाता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे है कि तुमने अपने टंग से मेरे चूरू को चाटा, आज तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ने वाला, मैं तुम्हें किसी भी हालत में छोड़ने नहीं वाला। सेजन उसे पकड़ रहा था कि भाई रुक जा, ऐसा कुछ नहीं करना है, लेकिन थियो ने तब तक कैंग को एक लात मार दिया था और इसके बदौलत कैंग बहुत जोर से चिल्लाकर रोने लगता है और इसकी आवाज सुन के उसकी मॉम जो कि पहरेदारी दे रही थी केव के बाहर, वो दौड़ते हुए जंगल से उड़ते हुए सीधा थियो के पास आ जाती है। ये देख के थियो और सेजन काफी ज्यादा घबरा जाते हैं क्योंकि उसकी मॉम बहुत ज्यादा गुस्से में थी, बिकॉज़ कोई भी माँ अपने बच्चे को रोते हुए नहीं देख सकती। अब सेजन को देख के तो बड़ा सा डर लग रहा था क्योंकि जो उसकी मॉम थी जायंट बियर बहुत ज्यादा गुस्से में लग रही थी और थियो सोच रहा था कि आज तो उसका हो गया काम। हमें देखने को मिलता है कि क्रिम्सन जायंट बियर काफी ज्यादा गुस्से में लग रहा था और थियो के ऊपर काफी चिल्लाता है। थियो इधर थर-थर कांप रहा था और वो सॉरी बोलता है। उसे कहता है कि मैं एक मर्चेंट कैट हूं और मेरा बैज ये रहा। अब वैसे थियो तो डर के मारे कुछ बोल भी नहीं पाता और डरते हुए अपना बैज दिखाता है और वो कहता है कि बस एक छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी तुम्हारी बेबी के साथ, मेरा कोई इरादा नहीं था उसके साथ झगड़ा करने का। लेकिन क्रिम्सन जायंट बियर काफी ज्यादा गुस्से में लग रहा था और थियो को खाने ही वाला था। लेकिन हमें जानने को मिलता है कि क्रिम्सन जायंट बियर अपने गुस्से को कैसे भी करके कंट्रोल कर लेता है और वो थियो को जैसे तैसे करके छोड़ देता है। थियो अपनी अब तक सांस रोके था और अब जब उसकी सांस में सांस आती है। यहाँ पर सेजन जायंट बियर से कहता है कि बस एक छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, एक छोटी सी आर्गुमेंट हो गई थी, इससे कोई बड़ी बात नहीं है, तुम्हें ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। जिसके बाद हमें पता चलता है कि जायंट बियर बहुत ज्यादा गुस्से में तो था, लेकिन वो जैसे तैसे करके अपना गुस्सा कंट्रोल करके वहाँ से फिर से चला जाता है अपना काम करने। सबके सांस में सांस आती है क्योंकि आज तो सब मरते मरते बचे हैं और यहाँ पर हम देखते हैं थियो को जो कि बेचारा बैठ के अपने उदास होकर रोने लगता है क्योंकि काफी ज्यादा डर गया था, उसे लग रहा था आज उसका पत्ता कटने वाला है। सेजन उसे संभालता है और कहता है कि थियो अब ठीक है। थियो उसे कहता है थैंक यू क्योंकि आज सेजन की वजह से थियो की जान बच पाई है। यहाँ पर थियो काफी ज्यादा रो रहा था क्योंकि वो बहुत ज्यादा डर चुका था। अब थियो को चुप कराने के लिए सारे रैबिट्स, ब्लैक रैबिट्स, व्हाइट रैबिट और सेजन भी लगे थे। अब थियो को यहाँ पर हंसाने के लिए सारी कोशिश कर रहे थे और एक साथ मिलकर सब रो रहे थे। वैसे तो हमें देखने को मिलता है कि जायंट बेबी बियर को भी ये बात बिल्कुल ही पसंद नहीं आती, वो बहुत ही उदास हो जाता है और फिर वो सेजन के पास जाके थियो को चाटने लगता है और वो माफी मांगता है एक तरह से कि थियो उसे माफ कर दे। थियो भी उसे सॉरी बोलता है और वो कहता है कि आज से हम सब फ्रेंड हैं। अब लोग इतना ज्यादा रो गा लिए थे कि अब इन सबको नींद आ रही थी, इसलिए अब एक साथ मिलकर वो एक दूसरे के साथ चिपक के सो जाते हैं। दूसरी तरफ हमें देखने को मिलता है कि मदर रैबिट और फादर रैबिट केव से बाहर आते हैं। उनको देखने को मिलता है कि थियो के बैग में वही टोपा जो थियो ने बाजार में कुछ देर पहले खरीदा था। फादर रैबिट उस टोपी को उठा लेता है और मदर रैबिट दिखाती है कि सारे लोग कैसे एक दूसरे से सो गए। हमें देखने को मिलता है कि फादर रैबिट उसी टोपी को ले जाकर सेजन के सर के ऊपर रख देता है। सेजन को इस छांव में मिलती है और सेजन काफी इससे खुश था और हमें मुस्कान देखने को मिलती है छोटी सी, जिसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है कि स्पेस का, जहां पर दो लोग मिलके कुछ तो कर रहे थे। हमें यहाँ पर जानने को मिलता है ये लोग मिलकर टावर को ओपन करने की कोशिश कर रहे थे। तभी एक लड़का जिसका नाम एंथन फिरतानी होता है वो कहता है कि सर आप थोड़ा रुक जाइए, थोड़ा सा शांत होइए। वो बंदा बहुत ज्यादा गुस्से में था। बंदा एंथन फिरतानी के ऊपर गुस्सा करते हुए कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं इस टाइम पर आराम कर सकता हूँ? ऐसे सिचुएशन में आराम बिल्कुल नहीं कर सकता जबकि मैं कोई भी एलियन को देख नहीं सकता। इस बंदे का नाम
जानने को मिलता है जिसका नाम होता है काइजर फिरतानी। वो हमें बता रहा है कि 10 साल से भी ज्यादा हो गए और 10 साल से ज्यादा गुजर भी गए, लेकिन अभी तक उसने कोई भी एलियन को देखा नहीं है। हमें जानने को मिलता है कि ये लोग काफी देर तक पोर्टल को ओपन करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन मेडिसिन काम तो कर रहा है लेकिन पोर्टल कुछ लोगों के लिए काम नहीं कर रहा, जिस वजह से ये लोग बहुत ज्यादा परेशान थे। हमें यहाँ पर ये भी जानने को मिलता है कि इमरजेंसी सिस्टम और टावर एक दूसरे के साथ कोई भी काम और रिएक्ट नहीं कर रहे, और ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। ये दोनों यहाँ पर स्टक हो चुके हैं और यहाँ से बाहर भी नहीं निकल सकते बिना ये जाने कि बाहर की दुनिया में क्या हो रहा है। हमें यहाँ पर कुछ तो समझ में आता है कि ये लोग टावर मैनेजर के साथ कुछ तो करने वाले थे। वैसे मैंने बताया था यहाँ पर कि हम यहाँ पर स्टक तो हो गए और इमरजेंसी सिस्टम टावर में कुछ भी काम नहीं कर रहा, लेकिन इस बात से हमें पता चलता है कि एलियन को यानी कि टावर मैनेजर का भी कोई भी दिल का दौरा नहीं पड़ा है। इसका मतलब ये बात है कि इनके पास अभी भी टाइम है यहाँ से बाहर निकलने के लिए। इस मौके का अच्छे से उन्हें फायदा उठाना चाहिए, क्योंकि उन्हें पता है कि वो एक फिरतानी और फिरतानी कभी भी हार नहीं मानते। जैसे कि आप लोगों को पता होगा पिछले एपिसोड में आपने देखा होगा कि टावर मैनेजर फिरतानी की बात कर रहा था, यानी कि इंसानों के साथ टावर मैनेजर का कुछ तो कनेक्शन है। वैसे वो बंदा बता रहा है कि वो काइजर फिरतानी को समझ सकता है, क्योंकि वो सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं और वो सब लोग दुखी है क्योंकि उन्हें पता है और डर भी है कि वो लोग एलियन से मिल नहीं सकते जल्दी, क्योंकि कोई तो वजह है जो कि वो लोग एक साथ हुए हैं एलियन को ढूंढने के लिए, और वो सब लोग चिंतित है इस बारे में लेकर। हमें यहाँ पर सबसे बड़ी बात जानने को मिलती है कि जो टावर मैनेजर का केबिन है वो सेंटर में है, जो कि माना के सपोर्टिंग सिस्टम से टावर की वजह से चल रहा है। ड्रैगन इसी माना की यूज करके उस टावर को यूज करके बहुत ज्यादा दिन पर दिन स्ट्रॉन्ग बनते जा रहे हैं, और जितने सारे ड्रैगन है जो कि केव में रह रहे हैं उस जगह पर सारे एलियन बीमार पड़े हैं। हमें यहाँ पर ये जानने को मिलता है कि ये लोग सारे मिलकर ड्रैगन के लिए दवा ढूंढ रहे हैं ताकि सारे ड्रैगन बीमार ना रहे और सब ठीक हो जाए, जिसके लिए उन्हें खतरा भी लेना पड़ेगा तो ले सकते हैं। ड्रैगन एलियन को ठीक करने के लिए उन्हें खतरे का सामना तो करना पड़ेगा, लेकिन उसमें उनको ध्यान रखना पड़ेगा कि ये ड्रैगन हेल्दी रहे ताकि कोई भी उनका हार्ट ब्रेक ना कर पाए। हमें यहाँ पर ये भी जानने को मिलता है कि अगर ड्रैगन हार्ट कोई भी खतरे में हुआ या फिर नुकसान हुआ उनका, तो इनका भी बहुत ज्यादा भरपाई करना पड़ेगा। बंदा हमें ये भी बताता है कि इन्हें सारे ड्रैगन के लिए एक ही जैसा महसूस करना चाहिए, क्योंकि सारे ड्रैगन इनके लिए इम्पोर्टेंट है। काइजर वैसे अतुरा कहता है कि तुम ऐसी बातें करोगे तो हमें कोई भी काम नहीं होगा, अगर ऐसी बात करते रहो तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। एथन यहाँ पर कहता है कि वो समझ सकता है कि काइजर यहाँ पर क्या कहना चाह रहे हैं, वैसे इसलिए वो यहाँ पर बहुत ज्यादा शांत है, वो कुछ भी नहीं कर रहा। हमें यहाँ पर पता चलता है कि काइजर एथन का पिता है, और अब जाके हमें यहाँ पर कुछ चौंका देने वाली और कुछ कंफ्यूजिंग बात ये पता चलती है कि जो टावर मैनेजर है वो एथन की बेटी है, और एथन चाहता है कि उसकी बेटी जब कहीं पर भी है वो अच्छे से हो और अपना काम बखूबी निभा रही हो। तब जाके यहाँ पर काइजर कहता है कि मुझे पता चल गया कि तुम्हें ये बात समझ में आ गई, तो चलो अब गेट के सामने खड़े रहो और दरवाजे को ओपन करने की कोशिश करो। इसके बाद हमें पता चलता है कि कुछ देर के प्रोसेस के बाद उन लोगों ने अपना काम कर दिया था, और उन्हें एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जो ड्रैगन का हार्ट है उसमें कुछ चेंजेस आए होंगे। यहाँ पर कुछ तो बात पता चलती है कि वो ड्रैगन कैसे बनी और ये लोग उससे ड्रैगन हार्ट के लिए क्यों इतना बड़ा कदम उठा रहे हैं। यहाँ पर काइजर कहता है कि आई होप तुम जैसा बोल रहे हो वो सब सही हो और मेरी पोती बिल्कुल भी अच्छी होगी और अच्छे से खाना पीना खा रही होगी। जिसके बाद सीन से उधर हमें टावर मैनेजर की सीन दिखाया जाता है, जो कि आराम से चेरी टमाटो खा रही थी और बुक पढ़ रही थी। वो हमें बताती है कि जैसे जैसे दिन जा रहे हैं चेरी टमाटर का टेस्ट बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है, क्योंकि अब इसका रैंक डी हो गया है और इसका जो स्वाद है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन गया है, इसलिए उसे खाने में बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। वैसे पहले जब वो खाती थी तब उसे बहुत ज्यादा खाना पड़ता था और इसलिए उसे स्वाद आने में बहुत ज्यादा टाइम लगता था, लेकिन अब जब इसका रैंक डी हो चुका है और इसकी जो फ्लेवर है वो काफी ज्यादा अच्छी हो गई है, तो कुछ चेरी टमाटर में उसकी स्ट्रॉन्गनेस यानी कि उसकी जो टमाटर की स्वीटनेस है उसे अच्छे से महसूस हो रहा है और वो अच्छे से खा पा रही है। लेकिन तभी हमें जानने को मिलता है कि अचानक से टावर मैनेजर के दिल में बहुत जोर से पेन होने लगता है और वो अपने हार्ट की ओर हाथ पकड़कर कुछ अजीब से महसूस कर रही थी। वो हमें यहाँ पर बताती है कि पिछले 200 साल से उसके साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ कि उसका हार्ट यानी कि जो दिल है वो धड़कने लगे, लेकिन आज ऐसा उसके साथ पहली बार हो रहा है। वैसे तो उसे लग रहा था कि ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि वो आजकल चेरी टमाटर बहुत ज्यादा खा रही है, इसलिए उसका दिल में कुछ अलग सी बदलाव आ रही है। ऐसे तो उसे ये भी लग रहा है कि आजकल वो ह्यूमन की चीजें खा रही है और ह्यूमन के साथ रह रही है, इसलिए उसे ऐसा चीजें हो रही है। वो तो ये बात भूल ही गई थी और उसको एक ट्रीट देना भी चाहिए था उसके लिए। वैसे तो अभी तक उसने कुछ नोटिस नहीं किया था, लेकिन अब जाकर जब वो नोटिस करी तब उसे पता चल रहा है कि चेरी टमाटर से ना केवल उसका मूड बल्कि उसका ड्रैगन हार्ट भी हील हो रहा है, इसलिए वो चाहती है कि वो सेजन को कुछ रिवॉर्ड गिफ्ट में दे। और वो अब अपना नाम लेती है ग्रैंड ड्रैगन एलियन फिरतानी, जिसका एज अब 200 साल हो चुका है और इस बात से बहुत ज्यादा खुश लग रही थी। और अब फाइनली उसने किसी को ढूंढ लिया है जब वो किसी का देखभाल या फिर प्रोटेक्ट कर सकती है, और हमें पता चलता है कि और कोई नहीं बल्कि ये सेजन होता है। उसने सेजन को रक्षा करने के लिए ठान लिया था। वैसे वो हमें बताती है कि कुछ देर के लिए सही उसका हार्ट बीट तो कर रहा था कुछ मोमेंट के लिए, लेकिन अब जब ड्रैगन हार्ट बीट कर रहा है तो क्यों ना इसका फायदा उठाए और वो टावर मैनेजर होने के नाते वो सेजन को रक्षा करे, और इसके लिए वो ब्लेसिंग मान रही थी खुद को, क्योंकि ये पहली बार हुआ था जब उसके साथ ऐसा कुछ हो रहा है।
जबकि सेजुन को ये बात पता नहीं थी, इसलिए वो बहुत ज्यादा खुश हो रही थी कि सेजुन को वो दूर से ही देख सकती है और उस सारे चीज टमाटर को भी और सारी अच्छी चीजों को भी टेस्ट कर सकती है। और हमें भी पता चलता है कि वो धीरे धीरे सेजुन के साथ अट्रैक्ट भी हो रही है, जिसके बाद आगे क्या होने वाला है उसे कुछ भी नहीं पता। वैसे हमें देखने को मिलता है जब सेजुन सो रहा था तब स्टेटस विंडो सेजुन के बहुत ज्यादा क्लोज आ गया था। जैसे ही सेजुन की आंखें खुलती हुई देख के डर जाता है। वैसे टावर मैनेजर से पूछ रहा था कि सेजुन के पास जो उसके सर में हेट है वो कहाँ से आया है। वैसे तो सेजुन आधी नींद में था, लेकिन जब भी वो अपने सर के ऊपर हाथ रखता है उसे पता चलता है कि उसके सर के ऊपर एक हैट है, यानी कि एक टोपा। वैसे तो सेजुन को इस बारे में कुछ भी नहीं पता, इसलिए अपने सर में जो हाथ रखता है तब उसे पता चलता है कि उसके सर के ऊपर एक हैट है। वो उस हैट को नीचे उतारता है और देखने लगता है। वो फादर रेबिट से पूछता है क्या उसने थियो के बैग से इस हैट को निकाला है। फादर रेबिट को हाँ बोलने पर सेजुन थियो को उठाने लगता है। थियो काफी गहरी नींद में सो रहा था और उसे उठाने के लिए मना करता है। हम देखते हैं कि थियो इतना ज्यादा गहरी नींद में सो रहा था कि सेजुन को बिल्कुल भी बातें नहीं मानता, इसलिए सेजुन थियो को जैन बियर के ऊपर ही सुला देता है और उस हैट को देखने लगता है कि ये है क्या। उसे पता करने पर ही पता चलता है कि ये फार्मर स्ट्रॉ हैट है जो कि किसान खेती करते टाइम पहनते हैं और ये एक भूसे से बनी होती है जो कि बहुत ज्यादा आरामदायक होती है। वैसे तो अभी इस टोपी का लेवल 1 है, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं क्योंकि इसका साइज सेजुन के सर में नहीं फिट आने वाला। सेजुन को पहले ही नोटिफिकेशन मिल चुकी थी कि कोई भी चीज अगर सेजुन यूज करेगा तो सबसे पहले टावर मैनेजर को बताएगा, वरना सेजुन के लिए हानिकारक भी हो सकता है। इसलिए सेजुन अब टावर मैनेजर से माफी मांगता है और टावर मैनेजर को इसे जांच करने के लिए देता है। वैसे तो टावर मैनेजर ऐसे ही नहीं मांग सकता, इसलिए उसे एक क्विज देता है। क्विज के जरिए वो उस टोपी को मांगता है, जिसके बाद हमें देखने को मिलता है कि सेजुन ने टावर मैनेजर को उस टोपी को दे दिया था। टावर मैनेजर के हाथ में वो टोपी पहुंच भी जाती है और अब वो अपनी स्किल को दिखाने वाला था, यानी कि वो मैजिक के जरिए टोपी के ऊपर कुछ कर रहा था। इसके थोड़ी देर बाद ही हमें पता चलता है कि टावर मैनेजर सेजुन से काफी ज्यादा खुश है और इस टोपी से भी। वैसे तो सेजुन हैरान होता है कि टावर मैनेजर ने उसकी टोपी से खुश है और उसे कांग्रेचुलेशन भी बताया है। लेकिन तभी टावर मैनेजर का एक न्यू क्विज आता है जिसमें टावर मैनेजर ने लिखा होता है कि अगर सेजुन ने वादा किया कि अगले ब्लू मून की नाइट सेजुन अपने न्यू बड़े हुए फसलों में से सेजुन अगर ज्यादा मात्रा में ब्लू मून की एनर्जी के नाइट अगर सेजुन टावर मैनेजर को कुछ ज्यादा खाने को देता है तो टावर मैनेजर प्रॉमिस करता है कि वो उसको हेड को दे देगा, वो भी एक न्यू स्किल के साथ। वैसे सेजुन ज्यादा इस बारे में नहीं सोचता है और वो टावर मैनेजर से प्रॉमिस करता है कि ठीक है, जब भी ब्लू मून की नाइट आएगी सेजुन टावर मैनेजर को ज्यादा मात्रा में अपने फ्रूट्स को देगा। तभी हमें देखने को मिलता है कि स्टेटस विंडो में टावर मैनेजर का नाम शो होता है और विंडो सेजुन को ये भी बताती है कि टावर मैनेजर का नाम जानना कोई बड़े सम्मान से कम नहीं है। हम देखते हैं सेजुन थोड़ा सा हैरान होता है और कहता है एलिन फिजानी ये क्या टावर मैनेजर का नाम है। वैसे तो टावर मैनेजर ने उसे पिंकी फिंगर करने का प्रॉमिस किया था, लेकिन अब सेजुन टावर मैनेजर का नाम सुनकर बड़ा अजीब सा मुंह बना रहा था, इसलिए टावर मैनेजर को गुस्सा आ जाता है। इसलिए वो अपना पैर जमीन पर पटकते हुए कहता है कि अगर सेजुन ने ऐसा हरकत किया तो फिर तो उसका टोपी उसे मिल के रहा और अब इसलिए सेजुन को थोड़ा सा चुप के रहना पड़ेगा। इसलिए सेजुन टावर मैनेजर से माफी मांगता है और कहता है कि टावर मैनेजर का नाम जानना सेजुन के लिए कोई बड़े सम्मान से कम नहीं है। इसलिए सेजुन अब टावर मैनेजर से प्रॉमिस करता है कि अगले ब्लू मून की नाइट जितनी सारी एनर्जी ब्लू मून की होगी फसलों में सेजुन सारे ब्लू मून वाली एनर्जी वाले फ्रूट टावर मैनेजर को सेंड करने वाला है। वैसे ये प्रॉमिस सेजुन का फर्स्ट प्रॉमिस है टावर मैनेजर से। सेजुन तो हैरान था, लेकिन टावर मैनेजर को पता था कि सेजुन ने कब का प्रॉमिस किया था, क्योंकि वाकई में सेजुन का फर्स्ट प्रॉमिस ही था। इसके बाद हमें पता चलता है कि टावर मैनेजर ने जो क्विज दिया था वो कंप्लीट हो चुका है और टावर मैनेजर ने सेजुन को जो हैट में कुछ स्किल और मैजिक किया था वो भी कंप्लीट हो चुका है और वो पूरी तरीके से तैयार होकर सेजुन के पास आ जाता है। वैसे तो सेजुन को अभी तक लग रहा था कि ये जो हैट है वो नॉर्मल हैट है, लेकिन टावर मैनेजर को बताने पर इसे पता चलता है ये कोई नॉर्मल हैट नहीं है, बल्कि ये कई साल पुरानी है और ये बहुत ज्यादा आर्टिफैक्ट है, क्योंकि कई वर्ष पुरानी है जो कि किसान अपने खेती के दौरान यूज करते थे। वैसे सेजुन को बहुत आसानी से मिल गया, ये सेजुन के लिए बहुत ज्यादा लकी की बात है। ये बात सुनकर सेजुन काफी ज्यादा हैरान था और वो अपने आप पे यकीन नहीं कर पा रहा था कि उसके पास ऐसे भी एक टोपी है, क्योंकि टावर की सबसे बड़ी महंगी चीजों में से एक थी। वैसे सेजुन को ये जान के बहुत दुख होता है कि पहले के लोग जो थे अपने आर्टिफैक्ट को कितना ज्यादा महत्व देते थे, कितनी सारी चीजें बनाते थे, लेकिन अब के जो लोग हैं वो बस नौकरियों में ही सीमित रह गए और ना ही कुछ आगे करते हैं और ना ही अपनी कलाकृति को आगे बढ़ाते हैं। लेकिन अब जब सेजुन को ये चीज मिल गया तो सेजुन इससे बहुत ज्यादा खुश था और वो अपने 2 कौड़ी के जॉब से भी ज्यादा इससे बहुत ज्यादा सेटिस्फाई लग रहा था। इसके बाद हमें देखने को मिलता है कि सेजुन के सामने अचानक से स्टेटस विंडो ओपन हो जाती है और उसे पता चलता है कि जो टोबी का रैंक था वो ई से बढ़कर डी हो चुका है और उसका जो लेवल था वो 3 हो चुका है। जिसके बाद स्टेटस विंडो सेजुन को शाबाशी देती है और उसे कांग्रेचुलेशन करती है और आगे की शुभकामनाएं देती है कि उसका जो हार्वेस्टिंग है वो आगे और ज्यादा अच्छे से हो।
लेकिन सेजन हैरान तो तब होता है जब उसे पता चलता है कि उसकी टोपी का लेवल अप हो चुका है और उसकी वजह से वो जितनी दूर तक खेती करेगा उसका वर्ग मीटर भी बढ़ चुका है। यानी कि सेजन अब जितना दूर चाहे उतनी दूर तक अपनी खेती को आगे बढ़ा सकता है। जिसके बाद उसे ये भी बताया जाता है कि अगर सेजन अच्छे से हार्वेस्टिंग किया तो उसका हार्वेस्टिंग का लेवल अप होता जाएगा और वो जितना ज्यादा खेती करेगा उसका लेवल अप हो जाएगा। यानी कि सेजन को 100% से मुनाफा होगा, 50% तक उसका लेवल अप हो जाएगा। अब इसे तो सेजन काफी ज्यादा खुश लग रहा था क्योंकि एक तो उसे बहुत जगह मिल गई है हार्वेस्ट करने के लिए, ऊपर से उसे इतना ज्यादा लेवल अप करने का भी मौका मिला है, जो कि एक हिसाब से देखा जाए तो सेजन को ये सब फ्री में मिल रहा था, जिससे सेजन तो काफी ज्यादा खुश हो रहा था और वो थियो की ओर देखता है। वैसे तो सेजन हैरान था लेकिन वो खुश भी था क्योंकि उसे हार्वेस्टिंग के लिए इतना बड़ा जगह मिल रहा है। केव्स बनाने के बाद उसे बहुत बड़ी जगह मिली है जो कि ऐसे वो आसानी से छोड़ने नहीं वाला था। अब इतनी बड़ी जगह सेजन के लिए कोई वंडरलैंड से कम नहीं था, इसलिए सेजन खुशी के मारे थियो को गले लगा लेता है। और इतना सब कुछ हुआ एकमात्र सिर्फ इस हेड की वजह से, इसलिए सेजन काफी ज्यादा खुश था और वो थियो को थैंक यू कहता है क्योंकि थियो के गोल्डन हाथों ने इस टोपी को चुना है जो कि वाकई में काबिल तारीफ है। उसकी वजह से उसे इतना ऑफर मिला है आज, और इसलिए वो थियो के ऊपर काफी ज्यादा प्यार बरसाने लगता है और थियो को पंजों को लेकर उसको चूमने लगता है। लेकिन थियो को जैसे नींद खुलता है वो देखता है कि सेजन उसके पंजों को किस कर रहा था, इसलिए वो आधी नींद में सेजन से कहता है कि तुम क्या कर रहे हो। लेकिन सेजन तो यहाँ पर इतना ज्यादा खुश था कि उसने तो थियो को पूरे 1 वीक के लिए सेलकट थियो ट्रीटमेंट देने का वादा कर दिया। और सेलकट थियो का ट्रीटमेंट सुन के थियो की तो नींद ही पूरी गायब हो जाती है। वो हैरान हो जाता है और सेजन से फिर से पूछता है कि सेजन ने कहा कि वो 38 आवर के लिए थियो को सेलकट थियो का ट्रीटमेंट देगा, क्या ये बात सच है? सेजन भी हाँ कहता है और थियो को हवा मचाते हुए कहता है कि वो काफी ज्यादा खुश है, इसलिए आज वो थियो को ये वाला प्रॉमिस कर दिया। मैटर नहीं करता कि वो क्यों इतना ज्यादा खुश है, लेकिन वो है। जिसके बाद हमें नेक्स्ट सीन देखने को मिलता है, हम देखते हैं कि ब्लैक रैबिट काफी ज्यादा डरा हुआ होता है और वो प्रेयर कर रहा था किसी चीज को। दूसरी तरफ हमें सेजन, ब्लैक रैबिट और थियो को भी दिखाई देता है। सेजन काफी ज्यादा कांप रहा था, जिसे थियो उसके ऊपर बैठा था वो सेक हो रहा था। थियो कहता है कि सेजन को क्यों इतना ज्यादा कांप क्यों रहा है, क्या वो चुपचाप नहीं बैठ सकता? वैसे तो सेजन थियो को बताता है कि वो ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि वो काफी ज्यादा एंग्जियस है और वो डरा हुआ है। हमें देखने को मिलता है कि सारे लोग रैबिट मदर और फादर के इंतजार में थे कि उनका क्या होने वाला है। अब जगह में पता चलता है कि रैबिट मदर तो प्रेग्नेंट थी, अब आज उसका डिलीवरी का टाइम आ चुका है। और इसी बात को लेकर सारे लोग काफी ज्यादा परेशान थे और गेट के बाहर सब इंतजार कर रहे थे क्योंकि काफी टाइम हो गया है और इन दोनों का कोई भी अभी खबर नहीं मिली है, इसलिए सब लोग बहुत परेशान थे कि आगे अब क्या होने वाला है। अब काफी टाइम आ चुका है और बहुत देर हो चुकी है, इसलिए कुछ भी पता ना लगने पर थियो सेजन से कहता है कि इतनी देर तक इंतजार करना सच्चा है कि सेजन उसे एक चूरू ही दे दे। लेकिन तभी हमें देखने को मिलता है कि रैबिट मदर के दरवाजे ओपन हो जाते हैं। हमें देखने को मिलता है कि जो कटाना रैबिट था वो अपने हाथों में कुछ लेके आता है। सारे लोग बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं कि कितने क्या सब हेल्दी है। कटाना रैबिट जब दिखाता है सबको, सेजन देखता है यहाँ पर बस 3 ही है, लेकिन क्लोज जाके देखने पर उसे पता चलता है कि 3 और है, यानी कि टोटल मिला के यहाँ पर 6 रैबिट बेबी है। अब बेबी रैबिट्स को देख के सब लोग काफी ज्यादा खुश लग रहे थे। अब सेजन तय करता है कि मदर ने बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग की है, इसलिए सेजन मदर के लिए एक सूप बनाएगा ताकि सूप पीकर मदर जल्दी से रिकवर हो जाए। वैसे हमें देखने को मिलता है कि थियो काफी दूर था इन सब से, इसलिए सेजन थियो को नजदीक बुलाता है और देखने को मिलता है बेबी रैबिट्स को। सेजन थियो से पूछता है क्या बेबी रैबिट क्यूट नहीं है, क्या देखने में उसको अच्छी नहीं लग रही है? थियो देखता है वो काफी ज्यादा इंप्रेस लग रहा था और वो काफी ज्यादा खुश भी था कि बेबी रैबिट्स कितना ज्यादा क्यूट है। अब सेजन थियो को बताता है कि थियो अब अंकल बन चुका है। थियो भी हैरान था कि क्या मैं अंकल बन चुका हूँ, मतलब सच में? सेजन कहता है कि हाँ बिल्कुल, तुम अब अंकल बन चुके हैं और अब तुम्हें इन बेबी रैबिट्स को अच्छे से ख्याल रखना पड़ेगा। अब जबकि थियो अंकल बन चुका था, इसलिए वो अपने जेब से चूरू निकालता है और कहता है कि जब मैं अंकल बन ही चुका हूँ तो अपने बच्चों के लिए वो चूरू गिफ्ट करेगा। और वो एक्साइटेड होकर उन बेबी रैबिट्स को चूरू गिफ्ट करता है। वैसे सेजन से बताता है कि वो अभी चूरू नहीं खा सकते क्योंकि अभी वो काफी ज्यादा छोटे हैं, लेकिन सेजन थियो को टीज करना नहीं छोड़ता कि थियो ने कहीं पर तो चूरू को छुपा के रखा था जो कि एक्स्ट्रा चूरू थे। थियो यहाँ पर पकड़ जाने पर वो बहाना मारता है कि आज तो सबसे अच्छा दिन है और आज खुशी का माहौल, इन सब चीजों से बात नहीं करते, इन सब चीजों को दूर हटाओ। हमें जानने को मिलता है कि आज 179 डे हो चुका है टावर स्टार्ट हुए और आज फैमिली में कुछ न्यू मेंबर ज्वाइन हुए हैं, जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें देखने को मिलता है कुछ न्यू कैरेक्टर को जो कि टावर गेट के सामने खड़े थे और वो ब्लू मून के बारे में कुछ बात कर रहे थे। हमें यहाँ पर जानने को मिलता है कि 99 फ्लोर का बॉस मॉन्स्टर है जो कि काऊ एंड हॉर्सेस का किंग है। वो अपने वॉरियर को बता रहा था कि वो भूख के आगे ना झुके, सामने जो मिले उसे उखाड़ के खा जाए, चाहे किसी की भी खेती हो।